मेरा नाम प्रिंस कुमार है। मैं बिहार के शिवहर ज़िले का रहने वाला हूँ। मैंने अपना जो इनिशियल एजुकेशन है वहीं के गवर्नमेंट स्कूल से किया था और उसके बाद भीमराव अम्बेडकर बिहार यूनिवर्सिटी है मुजफ्फरपुर बिहार में, वहीं से मैंने 2018 में अपना ज्योग्राफी ऑनर्स कंप्लीट किया था। उसके बाद 2019 से मैंने अपना यूपीएससी का एग्ज़ाम स्टार्ट किया। 19 और 20 में मैं एग्ज़ाम में असफल हुआ था। 20 में मैं इंटरव्यू दिया था, हालांकि फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ था। 19 में मैं मेंस लिखा बट सिलेक्शन नहीं हुआ। देन मैंने अपना ऑप्शनल चेंज किया और 21 में मेरा फाइनली 426 रैंक पे चयन हुआ है। तो ये मेरा जो यूपीएससी का जर्नी है वो अभी तक का रहा है। आज हम लोग पूरी जो यूपीएससी की प्रक्रिया है इसको कैसे क्लियर करें। अच्छा, एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ कि मैं हिंदी मीडियम से हूँ, तो हिंदी मीडियम के जो भी स्टूडेंट हो उनके अगर कोई स्पेसिफिक डाउट हो तो पूछ सकते हैं। तो यूपीएससी टाइम के द्वारा जो क्वेश्चंस की लिस्ट हमें दी गई है, सबसे पहले मैं उसके बारे में बात करूंगा और उस क्वेश्चंस में सारी जो चीज़ें हैं, जो डाउट्स हैं आपके, उसको कवर करने की कोशिश करूंगा। उसके बाद अगर मैं आप लोगों के स्पेसिफिक जो डाउट हैं उसको भी क्लियर करूंगा। न्यूज़पेपर हिंदी मीडियम करेंगे बात हम हिंदी मीडियम में न्यूज़पेपर के बारे में। एक बार ऐसे हम शुरू से शुरू करते हैं कि प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू एक सिंक्रोनाइज वे में, ताकि ज़्यादा आसानी रहे आप लोगों को समझने में। सबसे पहले जो प्रीलिम्स की बात करें तो यूपीएससी के जो प्रीलिम्स है वो पिछले कुछ सालों में देखें तो काफ़ी जो है अनसर्टेन होता जा रहा है और यहाँ पर जो प्रश्नों की प्रकृति है वो लगातार चेंज हो रहा है और इसकी वजह से कहीं ना कहीं जो प्रीलिम्स है वो काफ़ी स्टूडेंट्स के लिए चुनौतीपूर्ण रहा है। हालांकि जो मेरा प्रीलिम्स को लेकर अनुभव रहा है वो काफ़ी बढ़िया था। मैंने 3 बार प्रीलिम्स दिए और हर बार प्रीलिम्स क्लियर हुआ। तो प्रीलिम्स के बारे में जो मुझे चीज़ लगती है कि अगर आपको प्रीलिम्स सही ढंग से क्लियर करना है तो बेस्ट चीज़ जो होती है वो होती है कि आप स्टिक करें मिनिमम नंबर ऑफ कंटेंट के साथ। मतलब अगर आप एक सब्जेक्ट के लिए किसी एक पार्टिकुलर कंटेंट को फॉलो कर रहे हैं तो उसी को पढ़िए और उसी को लगातार आप रिवाइज कीजिए। और जैसे अगर आपने लक्ष्मीकांत पढ़ रखी है पॉलिटी में, देन आपको किसी अन्य सोर्स को पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो प्रीलिम्स के लिए हम बात कर लेते हैं सबसे पहले कि क्या कंटेंट है। तो जैसे आप लोगों को लगभग पता ही होता है कंटेंट को लेकर कि क्या है। जैसे पॉलिटी में लक्ष्मीकांत, मॉडर्न हिस्ट्री को लेकर स्पेक्ट्रम है, एंशिएंट और मेडाइवल में ओल्ड एनसीईआरटी की बुक है, इकोनॉमिक्स में हम मुरनाल सर के वीडियोस देख सकते हैं, या इसके अलावा एक विवेक सिंह सर हैं, उनकी इकोनॉमिक्स की 500 क्वेश्चंस की लिस्ट आती है, तो उसको आप कर सकते हैं। देन जियोग्राफी को लेकर आप एनसीईआरटी और जीसी लियोंग की बुक पढ़ सकते हैं। तो इन्वायरमेंट को लेकर शंकर आईएएस, अगर हिंदी मीडियम में है तो आप दृष्टि की क्विक बुक है उसको फॉलो कर सकते हैं। तो ऐसे कुछ बेसिक कंटेंट है जिसको आप फॉलो कीजिए। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो प्रीलिम्स में वो आती है, वो प्रैक्टिस को लेकर है। क्योंकि आप कितनी भी अच्छी स्टडी कर ले, आपको 30-35 से ज़्यादा सवाल एग्जाम हॉल में एग्जैक्ट पता नहीं होते। देन आपको एलिमिनेशन स्ट्रेटजी से सवाल को सॉल्व करना होता है और आप एलिमिनेशन बढ़िया ढंग से तभी कर सकते हैं जब आपने अच्छे ढंग से प्रैक्टिस कर रखी होगी। इकोनॉमी के लिए एनसीईआरटी और तमिलनाडु के एनसीईआरटी, यार तमिलनाडु के एनसीईआरटी मैंने पढ़ी नहीं है तो मुझे नहीं पता, बट 12th क्लास की एक एनसीईआरटी है माइक्रो इकोनॉमी की, आप वो पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप कोई नोट्स या वीडियोस को फॉलो कीजिए, इकोनॉमी में वो ज़्यादा बेहतर होगा। तो अभी हम बात करें तो जो पेपर है उसको सॉल्व करने के लिए आप प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन पेपर है उसको अच्छे ढंग से करो। जैसे दो चीज़ें, एक टेस्ट सीरीज, दूसरा प्रीवियस ईयर। तो टेस्ट सीरीज जब आप सॉल्व करने जा रहे हैं उससे पहले आप प्रीवियस ईयर के पेपर को एटलीस्ट एक बार अच्छे ढंग से सॉल्व कर लो। इससे क्या होगा, आप अनवांटेड जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं टेस्ट सीरीज में उससे आप बच जाएंगे। क्योंकि क्या होता है कि जो टेस्ट सीरीज वाले हैं वो कई बार काफी डिफिकल्ट या अजीबोगरीब सवाल बना देते हैं। तो उससे बचने के लिए जरूरी होता है कि आप एग्जैक्टली यूपीएससी क्या चाह रही है उस डिमांड को समझिए। अगर आप एक बार उस चीज को समझ जाते हैं कि क्या पूछा जा रहा है, जैसे अगर आप पॉलिटी में आप एक लाइव एग्जाम्पल के रूप में देखें तो आप देखेंगे कि पार्लियामेंट टॉपिक पे ज्यादा क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं या फेडरलिज्म पे उस पे ज्यादा सवाल आ रहे हैं। देन आप शुरू से नहीं पढ़े, जैसे कि अगर आप पॉलिटी ले रहे हैं, मतलब अगर आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो आप उन टॉपिक्स को ज्यादा महत्व देंगे जिससे सवाल ज्यादा आ रहा है, रेदर देन उन टॉपिक्स पे आप 600 की किताब को अगर आप 1-200 मतलब इस तरह से अगर पूरे पेज को पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपका टाइम वेस्ट भी होगा और आप चीजों को याद नहीं कर पाएंगे। इसलिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को अपना आधार बनाइए और उसी के बेसिस पे चीज़ों को कवर करने की कोशिश कीजिए। तो इस तरीके से आप जो प्रीलिम्स है उसमें, और उसके बाद आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए।
और या फिर मार्केट से कोई टेस्ट लीजिए और देन प्रैक्टिस कीजिए चीजों को एलिमिनेशन करने की। एलिमिनेशन इसलिए जरूरी है क्योंकि आजकल जो यूपीएससी का पेपर आ रहा है वो काफी अनप्रिडिक्टेबल है और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जिसके बारे में शायद आपने पढ़ा भी नहीं होगा। लेकिन वो क्वेश्चंस क्या होते हैं कि आपको उस क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट करना होता है और वो आप तभी कर पाएंगे जब किसी का डाउट है कि कोचिंग करनी चाहिए या नहीं, हम करेंगे, आप बने रहिए। मतलब इस क्वेश्चंस की जो लिस्ट हमको यूपीएससी टाइम से मिले उसमें सारे सवाल हैं तो एक एक करके हम देखेंगे। पहले प्रीलिम्स पे बात कर लेते हैं। तो एलिमिनेशन इसलिए जरूरी होता है क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में आपको नहीं पता होता है सवाल, लेकिन अगर आपको स्ट्रेटजी पता है कि ऑप्शन को एलिमिनेट कैसे करते हैं और उससे सही आंसर्स पे कैसे पहुंचते हैं, तो आप चाहे पेपर कितना भी अनप्रिडिक्टेबल हो आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए लास्ट ईयर एक क्वेश्चन आया 64 योगिनी मंदिर पर को लेकर आर्ट एंड कल्चर में, काफी अनसर्टेन से सवाल था, पता नहीं था, लेकिन उसमें एक ऑप्शन था कि इस तरह की मंदिर केवल भारत में एकमात्र यही है, गोलाकार टाइप की मंदिर। अब उससे लग रहा था कि यार ऐसे क्यों नहीं हो सकता, अगर आप बेसिक लॉजिक लगाओ तो यार इंडिया में इतनी सारी मंदिर है, कहीं ना कहीं तो हो ही सकती है। तो जैसे ही आप उस ऑप्शन को गलत मान रहे थे उसके बाकी 3 ऑप्शन खुद ही एलिमिनेट हो जा रहे थे। तो ऐसा हर साल होता है कि आप पेपर्स में बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं जिसमें आप लॉजिकली चीजों को एलिमिनेट कर सकते हैं। और ये एलिमिनेशन स्ट्रेटजी जो है ना, आप तभी सीख सकते हैं जब आप जो है ज्यादा से ज्यादा पेपर को लगाएंगे और टेस्ट भी सॉल्व करेंगे, तो वो कीजिए। दूसरा आता है सीसेट का पेपर। सीसेट पिछले 2-3 सालों में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। काफी सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो सीसेट में डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं, वो जीएस में अच्छे स्कोर करने के बावजूद भी यहाँ पर अच्छा नहीं कर रहे हैं। तो इसकी वजह से अभी सीसेट की प्रैक्टिस काफी जरूरी हो गई है। तो जो मैथ रीजनिंग का सेक्शन है पार्टिकुलरली, उसमें अगर आप देखेंगे तो मैथ में कुछ बेसिक चैप्टर्स हैं, जैसे रीजनिंग जैसे परसेंटेज है, स्पीड एंड टाइम है, एवरेज है, इंटरेस्ट है। तो इस तरह के जो टॉपिक्स हैं उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं आप मैथमेटिक्स की। देन इसके अलावा जो रीजनिंग के टॉपिक्स हैं, चाहे लॉजिकल रीजनिंग के हो, देन कैलेंडर और इस तरह के जो क्वेश्चन है उसको प्रैक्टिस कीजिए। और टेस्ट सीरीज जो है, आप टेस्ट पेपर जो है वो सीसेट के भी लगाइए। सीसेट को काफी यूपीएससी अभी महत्वपूर्ण मान चुकी है, तो हमें भी सीसेट पे टाइम देना होगा। अगर आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं देन भी कुछ पेपर सॉल्व कर लीजिए। हमें इस गलतफहमी में नहीं रहना है कि सीसेट हो जाएगा, आप प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि अगर आप सीसेट में डिस्क्वालीफाई होते हैं तो आपका सिर्फ सीसेट की वजह से 1 साल बर्बाद हो जाता है। तो इसलिए इसकी प्रैक्टिस करिए। तो ये पूरी प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी है। किसी का सवाल है कि सीसेट में ज्यादा किस पर ध्यान दे। ओके, देखिए ये 2 चीजें हो सकती है। या तो आप मैथमेटिक्स के बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, तो अगर आपका मैथ बहुत बढ़िया है तो आप सीसेट में मैथ और रीजनिंग पे ज्यादा फोकस कीजिए और आपको कॉम्प्रिहेंशन पे बहुत ज्यादा फोकस करने की आवश्यकता नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हमें 27% मतलब 27 क्वेश्चन ही करने होते हैं 80 में से करेक्ट। तो अगर आप मैथ रीजनिंग भी बहुत बढ़िया ढंग से कर लेते हैं, ऐसे स्टूडेंट हैं, तो वो कवर कर लेंगे कुछ कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन को सॉल्व करके। बट अगर आप ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट है जैसे मैं हूँ, तो फिर क्या होता है कि आप मैथ रीजनिंग में बहुत सहज नहीं होते। रीजनिंग तो हालांकि लॉजिकली सॉल्व हो जाता है, मैथ में काफी सारी प्रॉब्लम फेस करनी होती है। तो ऐसे में आपको कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस करनी होगी और रीजनिंग के जो सवाल है उसको सही ढंग से करना होगा। मैथ में जो बेसिक सवाल एटलीस्ट कर सकते हैं तो कर लीजिए, वो ज्यादा बढ़िया होगा। देन अब हम मेंस के बारे में बात करेंगे कि मेंस को लेकर। तो जैसा आपको पता है कि मेंस में 4 जीएस के पेपर हैं और एक एसए का पेपर है। एसए को अगर हम देखें तो पिछले कुछ सालों में एसए काफी डिसाइडिंग हो गया है, क्योंकि एसए में स्कोर्स लोगों किसी के 150 आ रहे हैं, कोई 90-95 तक रह जा रहा है। तो एक काफी डिसाइडिंग फैक्टर बन गया है एसए। और यूपीएससी में जो एसए है, अगर लास्ट ईयर देखें तो बिल्कुल एब्स्ट्रैक्ट सब्जेक्ट होते हैं, फिलोसफिकल एसए हैं, वो आ रहे हैं। और एज ए स्टूडेंट जब आप इस तरह के टॉपिक्स देखते हैं तो आपको पहले लगेगा कि अरे क्या लिखूं, इसके बारे में तो मुझे कुछ आइडिया ही नहीं, क्योंकि हमें जीएस पढ़ने की आदत होती है। तो हमें हेल्थ, एजुकेशन, वुमेन, इन तमाम टॉपिक्स पे बहुत सारे कंटेंट पता होते हैं। लेकिन वहां पर एसए आएंगे वैल्यूज पे, वहां पर एसए आ जाएंगे कि विजडम फाइंड द ट्रूथ, आपको लगेगा कि यार ये क्या पूछ लिया। तो इसके लिए आपको जो एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक है उस पर जो है प्रैक्टिस करनी होगी। सर करंट अफेयर डेली बेसिस पर करना चाहिए मंथली बेसिस? आप करंट अफेयर के लिए दोनों ही चीजें अच्छी हैं, बट मैं जो पार्टिकुलरली फॉलो करता था वो कंपाइलेशन है। हालांकि मैं डेली न्यूज़पेपर पढ़ता था, न्यूज़पेपर पढ़ के छोड़ देता था, अगर कोई इंपॉर्टेंट डेटा वगैरह है तो उसे नोट करता था, देन मैं कंपाइलेशन पे डिपेंड करता था। हाँ, तो अब मेंस में अगर हम जीएस की पार्टिकुलरली बात करें तो जीएस 1 में अगर हम देखें तो वहां पर 3 सब्जेक्ट हैं, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और सोसाइटी।
तो जो मेंस है उसमें जो स्ट्रेटजी होती है ना कि यहाँ पर सिलेबस काफी ज्यादा डिफाइंड है। जो प्रीलिम्स है उसमें आपको सवाल काफी अनसर्टेन दिखते हैं, लेकिन जो मेंस के सवाल होते हैं वो काफी हद तक प्रिडिक्टेबल होते हैं और जो सिलेबस डिफाइंड सिलेबस है उसी के आसपास आते हैं। तो आप जब मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो जो सिलेबस यूपीएससी ने दे रखा है उस सिलेबस को बढ़िया ढंग से नोट डाउन कर लीजिए और देन जितने भी टॉपिक्स दिए हुए हैं उस टॉपिक पे अपना जो नोट्स है उसको प्रिपेयर कीजिए। छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स आप बना सकते हैं। जैसे अगर सोसाइटी में एक टॉपिक है, मान लीजिए ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट क्या हुआ, तो ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट महिलाओं के ऊपर क्या हुआ, तो आप उसके प्रॉस देख लीजिए कि पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या हुआ, देन निगेटिव इम्पैक्ट क्या हुआ। ग्लोबलाइजेशन ने कैसे इंडियन कल्चर को इम्पैक्ट किया, तो कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट हुए, जैसे कि भारत की जो इंडियन कल्चर का यूनिवर्सलाइजेशन हुआ, जैसे आज के समय में छठ है, करवा चौथ है, इसको इंटरनेशनल लेवल पर मनाया जा सकता है। तो इस तरह के पॉइंट्स आपको निकल आए। देन यू विल फाइंड कि कुछ चीजें निगेटिव इम्पैक्ट पर हैं, जैसे कि बहुत सारी जो वेस्टर्निज्म का प्रभाव काफी बड़ा है और जो इंडियन ट्रेडिशनल वैल्यूज हैं वो इम्पैक्ट हुए हैं। तो आपको जो शॉर्ट नोट्स हैं उसको प्रिपेयर करना होगा कि जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, सब टॉपिक्स हैं, उसके ऊपर आप अपना शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए। तो ऐसे आपको जैसे सोसाइटीज में टॉपिक दिए हुए हैं, ग्लोबलाइजेशन है या सेकुलरिज्म है, तो सेकुलरिज्म को लेकर सवाल आ सकता है कि इंडियन सेकुलरिज्म और वेस्टर्न सेकुलरिज्म में क्या डिफरेंस है, सेकुलरिज्म क्या है, उसको आज के समय में क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं। तो आप इसके लिए नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। आप अपना नोट्स बना सकते हैं, अगर किसी कोचिंग वगैरह में आप पढ़ रहे हैं तो उसके नोट्स को भी फॉलो कर सकते हैं। दूसरा है हिस्ट्री। तो हिस्ट्री में पर्टिकुलरली अगर हम देखें तो वहां पर दो सेगमेंट है। एक तो मॉडर्न हिस्ट्री है, उसके लिए आप चाहें तो जो स्पेक्ट्रम है उससे अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं। और नोट्स तैयार करने के लिए कैसे तैयार करना है, क्योंकि हिस्ट्री बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ऊपर आपको रिलाई करना होगा और देखिए कि कौन कौन से इंपोर्टेंट थीम है जिससे मेंस में सवाल बनते हैं। क्योंकि जिस टॉपिक से प्रीलिम्स में क्वेश्चन बने जरूरी नहीं वहां से मेंस में क्वेश्चन बने। देखिए, इंग्लिश और हिंदी को लेकर किसी का डाउट है कि किस मीडियम में एग्जाम दे, तो अगर आपकी इंग्लिश और हिंदी इक्वली आप कंफर्टेबल है देन इंग्लिश में जाइए, क्योंकि वो ज्यादा बेस्ट है। लेकिन अगर आपकी इंग्लिश कमजोर है देन ऑफकोर्स आपके पास कोई ऑप्शन नहीं, आप हिंदी मीडियम में भी एग्जाम दे सकते हैं, यहाँ पर भी क्वालिफाई किया जा सकता है। हाँ, तो मैं हिस्ट्री के बारे में बात कर रहा था। तो हिस्ट्री में जो मेंस के टॉपिक्स हैं उसको कवर करने के लिए प्रीवियस ईयर के ऊपर एनालिसिस कीजिए और देन उसके आधार पर आप टॉपिक्स को कवर कीजिए। जैसे 1857 का जो रिवॉल्यूशन हुआ तो उससे क्या इम्पैक्ट हुआ, उसके पीछे कॉज क्या थे, उसके बाद क्या चेंजेस लाए, तो इस तरीके से आपको करना होगा जो टॉपिक्स है। या फिर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है तो उसके पीछे क्या बैकग्राउंड थी, उसका क्या इम्पैक्ट हुआ, क्या वो मूवमेंट अनसक्सेसफुल था, क्या सक्सेसफुल था। तो जब हम मेंस में क्वेश्चन की तैयारी करते हैं तो हमें इस तरीके के जो आर्गुमेंट होते हैं उस पर तैयारी करना होता है। प्रीलिम्स में थोड़ा सा अलग होता है, हम फैक्ट्स और डेटा की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं। तो ये है। इसी तरीके से ज्योग्राफी का जो सिलेबस दिया हुआ है तो फिजिकल ज्योग्राफी को लेकर जैसे कि वोल्केनिज्म और इस तरह की चीजें हैं, मतलब फिजिकल ज्योग्राफी है, देन इकोनॉमिक ज्योग्राफी है। तो जो भी सिलेबस में दिए हुए टॉपिक्स हैं उस पर आप अपना नोट तैयार कर लें, या ज्योग्राफी को लेकर आप किसी क्लास नोट्स को भी प्रिफर कर सकते हैं, क्योंकि ये काफी ट्रेडिशनल टॉपिक है हिस्ट्री और ज्योग्राफी। तो अगर आप किसी कोचिंग के क्लास नोट्स को भी अगर कवर कर लेते हैं तो आपका हो जाएगा। हिंदी लिटरेचर ऑप्शनल इंग्लिश मीडियम वाले ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं यार। मेरा भी ऑप्शनल मैथिली साहित्य था। आपने कौन सी लैंग्वेज में दिया था यार? मैंने बताया जैसा कि मेरा मीडियम हिंदी था। देन हम बात करेंगे जीएस पेपर 2 के बारे में। तो जीएस पेपर 2 में 4 सब्जेक्ट हैं। एक है पॉलिटी, दूसरा है गवर्नेंस, फिर इंटरनेशनल रिलेशन और सोशल जस्टिस। पॉलिटी का जो सवाल है वो जो हम लक्ष्मीकांत में पढ़ते हैं और जो मेंस के क्वेश्चंस आते हैं उसमें काफी डिफरेंस आपको नजर आएगा। तो देन क्या होता है कि यहाँ पर कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, जो कंट्रोवर्शियल चीजें होती हैं। जैसे इसमें भी सिलेबस यूपीएससी ने डिफाइन कर रखा है कि पार्लियामेंट है अगर, तो उसमें उसको लेकर फेडरलिज्म। तो आप सिलेबस, मैं लगातार यही कह रहा हूँ कि 2 चीजें आपको यूपीएससी की तैयारी में आपका हथियार होगा, एक सिलेबस, दूसरा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर। वो आपको बेस्ट जो है ना आपका गाइड होगा, उसी को आधार बनाकर आपको पूरा प्रिपरेशन करना है। तो जैसे आप पेपर 2 में इसी तरीके से शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, तो एक एग्जांपल बताता हूं। जैसे पार्लियामेंट एक टॉपिक है, तो पार्लियामेंट टॉपिक में क्या सब कुछ इंपॉर्टेंट है? अब जैसे आप नहीं है, क्यों? क्योंकि जैसे अगर आप लक्ष्मीकांत को पढ़ोगे तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे रखी, लेकिन वो इंफॉर्मेशन मेंस के पर्सपेक्टिव से काम की नहीं है। तो मेंस में क्या आ रहा है, तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखो तो क्या बन सकता है सवाल। एंटी डिफेक्शन लॉ बहुत चर्चा में होती है, तो उस पर सवाल बन सकता है। देन दूसरा जो क्वेश्चन है क्या बन सकता है कि पार्लियामेंट की एफिशिएंसी के ऊपर सवाल है, क्योंकि काफी सारे जो पार्लियामेंट में चीजें चल रही हैं
वहाँ पर विवाद होता है, तो उसके एफिशिएंसी को लेकर काफ़ी सारे आर्टिकल्स आते रहते हैं, उस पर सवाल बन सकता है। पार्लियामेंट्री जो प्रिविलेज होते हैं, उस प्रिविलेज को लेकर सवाल बन सकते हैं। पार्लियामेंट्री कमेटी के ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। राज्यसभा की यूटिलिटी के ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप फेडरलिज्म में देखोगे तो कॉम्पिटेटिव फेडरलिज्म, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, एसिमेट्रिक फेडरलिज्म क्या है, इंडियन फेडरलिज्म को क्या चैलेंजेस फेस करने हो रहा है, उस फेडरलिज्म को कैसे है, फिजिकल फेडरलिज्म का इशू काफी चल रहा है। तो जो भी इशूज न्यूज में होती हैं या फिर कंटेम्पररी काफी चर्चा में रहती हैं इस तरह की चीजें, तो पॉलिटी में क्या होता है ना कि इसके ऊपर क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं। देन इसके अलावा कुछ ट्रेडिशनल पार्ट है, जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक टॉपिक सिलेबस में दिया हुआ है, भारतीय संविधान का अन्य देशों के साथ तुलना, तो वहां पे भी सवाल आ जाते हैं। तो मोरलेस जो पॉलिटी के सवाल होंगे वो कुछ बेसिक्स होंगे बिल्कुल, और इसके अलावा आपको जो होंगे काफी हद तक जो सवाल होंगे वो आपको करंट अफेयर से कवर हो जाएंगे। इसीलिए इसी तरीके से इंटरनेशनल रिलेशन जो है वो बिल्कुल करंट अफेयर बेस्ड होता है। तो इंटरनेशनल रिलेशन में जो कुछ भी चर्चा में है, अगर आप कोई भी एक कंपाइलेशन ले लें, जैसे मैं मेंस 365 जो विजन का है उसको ले लेता था, तो काफी हद तक उससे चीजें कवर हो जाती हैं। हालांकि अगर आप चाहें तो कोई और सोर्स भी ले सकते हैं, प्रिफर कर सकते हैं। तो ये करंट अफेयर बेस्ड ही है। इसके अलावा एक गवर्नेंस है, तो विजन का एक प्रिंटेड मटेरियल आता है गवर्नेंस का, तो आप उससे अपना नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। उसमें भी टॉपिक्स हैं, जैसे प्रेशर ग्रुप है, तो प्रेशर ग्रुप पर आप एक शॉर्ट नोट्स एक पेज का तैयार कर लो। एनजीओ है तो एनजीओ पर एक पेज का एक नोट्स तैयार कर लो, तो उससे आपको एग्जाम के टाइम में रिवीजन करने में मदद मिलेगी। सोर्स के रूप में आप विजन आईएएस का प्रिंटेड मटेरियल का यूज कर सकते हैं। देन पर्टिकुलरली अगर जीएस 3 की बात करें हम, तो जीएस 3 में इकोनॉमी है, साइंस एंड टेक, इन्वायरमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट और इंटरनल सिक्योरिटी है। ये काफी बड़ा सब्जेक्ट है, मतलब जो पेपर है काफी बड़ा है। किसी का सवाल है कि क्या मैं गुजराती मीडियम से देकर सिलेक्ट हो सकता हूँ? बिल्कुल हो सकते हैं, आप लिख सकते हैं एग्जाम। यूपीएससी सभी 22 भाषाओं में एग्जाम लिखने की आपको अनुमति देता है, बट देन आपको कंटेंट को लेकर प्रॉब्लम होगी। जब आप गुजराती मीडियम में एग्जाम लिखेंगे तो आपको ये देखना होगा कि क्या वहां पर कंटेंट अवेलेबल है। एटलीस्ट हिंदी और इंग्लिश मीडियम में कंटेंट अवेलेबल है। ओके सर, ज्योग्राफी के लिए 6 to 12 ही करें या 11-12? यार मुझे लगता है 11-12 काफी है, मैं तो वही पढ़ा हूँ। 6 to 12 करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर आपका बेसिक बहुत ज्यादा कमजोर है देन यू कैन गो, बाकी आप 11-12 करो, काफी है। मुरनाल सर के वीडियोज और नोट्स इंग्लिश में है तो हिंदी मीडियम के लिए बेस्ट रिसोर्स जीएस 3 इकोनॉमिक्स पार्ट। यार इकोनॉमिक्स में जो मुरनाल सर का वीडियो है वो इंग्लिश में है, बट वो बहुत कॉम्प्लेक्स इंग्लिश नहीं है। आई थिंक बहुत इजी है चीजों को करना, तो आप कर सकते हैं। नहीं तो अगर आप हिंदी में करना चाहते हैं तो दृष्टि का बुक पढ़ लीजिए, क्विक बुक, वो भी अच्छी किताब है। या फिर अगर आप दिल्ली वगैरह के आसपास हैं तो रामेश्वर सर के नोट्स आती है, क्लास नोट्स आती है, वो भी अच्छी है। रिवीजन स्ट्रेटजी, ओके, रिवीजन को लेकर कुछ डाउट है यार। रिवीजन की स्ट्रेटजी क्या है कि वही मैंने बताया कि आप अपने नोट्स प्रिपेयर करो। जैसे अगर आप प्रीलिम्स के लिए पढ़ रहे हो तो जो भी बुक पढ़ रहे हो उसको आप उसमें आप पेन से वो हाईलाइट कर दो चीजों को कि जो इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अगर पेज में पार्टिकुलर कोई लाइन इंपॉर्टेंट है तो उसको आपने हाईलाइट कर दिया, और देन रिवीजन करते वक्त उस हाईलाइट टॉपिक्स को पढ़ो। इसी तरीके से रिवीजन में और होता है कि जब बिल्कुल एग्जाम पास में आ जाए तो फिर उस टॉपिक को पढ़ो जिससे सवाल आने की ज्यादा पॉसिबिलिटी है। तो इस तरीके से आप रिवीजन कर सकते हैं। एथिक्स बुक लिस्ट बात करता हूं मैं, जीएस 3 की पहले बात कर लेता हूं, देन एथिक्स पे आएंगे। तो जीएस 3 में आप इकोनॉमिक्स के लिए मुरनाल सर की वीडियोस या उनका जो नोट्स है उसको प्रेफर कर सकते हैं। दैट इज वेरी गुड सोर्स ऑफ इकोनॉमिक्स। अगर आप वो नहीं कर रहे हैं तो इंग्लिश मीडियम में एक राव आईएएस की कंपास करके सीरीज आती है, मेंस कंपास और प्रीलिम्स कंपास। दैट इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ आई थिंक इकोनॉमिक्स। बहुत काफी शॉर्ट और कंसाइज है, तो दे यू कैन आल्सो डाउनलोड फ्रॉम गूगल। दैट इज राव आईएएस कंपास करके कोई मटेरियल है। अगर आप हिंदी मीडियम में पार्टिकुलरली है देन यू गो विद द रामेश्वर सर क्लास नोट्स। मेंस के लिए रामेश्वर सर की क्लास नोट्स काफी अच्छी एक नोट्स हैं, तो आप अगर हिंदी मीडियम में पार्टिकुलरली है तो उसको फॉलो कर सकते हैं। देन इन्वायरमेंट को लेकर फिर वही है, इन्वायरमेंट करंट अफेयर बेस्ड ही आएंगे। जैसे कि इन्वायरमेंट में जो कुछ चल रहे हैं, जैसे पॉल्यूशन को लेकर अगर कुछ एयर पॉल्यूशन पे सवाल आ जाएगा, जैसे नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम को लेकर लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा था, या फिर अभी इस बार सीओपी पे सवाल पूछा क्योंकि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 अभी ग्लासगो में हुआ, तो उस पर सवाल पूछ लिया, उससे जुड़े हुए 2 सवाल आ गए। तो जो इन्वायरमेंट के क्वेश्चन होते हैं मोर और लेस करंट अफेयर बेस्ड होते हैं, तो आपको करंट अफेयर को कवर करना है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, तो मेंस 365 विजन की आती है साल के, मतलब जब मेंस होने वाला होगा तो उससे पहले मेंस 365 आ जाती है, तो आप उसको मार्केट से लेकर उसको पढ़ सकते हो। तो उससे आपका जो इन्वायरमेंट वाला एरिया है कवर हो जाएगा। इसके अलावा आप प्रीलिम्स के लिए जब इन्वायरमेंट पढ़ रहे होंगे, जैसे शंकर या दृष्टि का जो बुक है, तो उससे जो इन्वायरमेंट का आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर हो जाएगा। तो इससे आपका इन्वायरमेंट क्लियर हो जाएगा आई थिंक। देन साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी आपको फुल्ली करंट अफेयर बेस्ड है।
लेकिन मेंस में आप क्या कर सकते हो कि जो कुछ टॉपिक्स वहां पर दिए हुए हैं पर्टिकुलरली, और आप प्रीवियस ईयर को देखेंगे तो बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इस तरीके से। तो बायोटेक्नोलॉजी का क्या यूज है, एप्लीकेशन पे फोकस करना है कि हाउ बायोटेक्नोलॉजी विल हेल्प द फार्मर, हाउ बायोटेक्नोलॉजी विल हेल्प इन द फार्मास्यूटिकल सेक्टर। तो ऐसे आप गूगल से अपना नोट्स एक बना सकते हो कि अगर बायोटेक्नोलॉजी आ रहा है तो उसमें पर्टिकुलरली क्या होगा, जीन थेरेपी क्या है, या फिर स्टेम सेल टेक्नोलॉजी क्या है, इससे क्या हेल्प मिलेगा, जीएम क्रॉप को लेकर सवाल आ जाते हैं। तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखो, कुछ ही पार्टिकुलर थीम पे घूम रहे हैं, मतलब साइंस एंड टेक में जो सवाल हैं वो कुछ ही थीम के ऊपर घूम रहे हैं, तो आप उसको प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। देन जो उसके अलावा इसमें कुछ टॉपिक है जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट, आप विजन के प्रिंटेड मटेरियल से डिजास्टर मैनेजमेंट को कवर कर सकते हो, कुछ डिजास्टर है उसका मैनेजमेंट को लेकर क्या स्ट्रेटजी है, तो आप उस सोर्स को प्रिपेयर कर सकते हो। इंटरनल सिक्योरिटी के लिए एक किताब आती है अशोक सिंह की, या तो आप चाहो वो पढ़ सकते हो, या फिर कोई क्लास नोट्स कर सकते हो किसी भी कोचिंग का लेकर, या कोई मटेरियल जो आपको अच्छा लगे तो आप उसको कवर कर सकते हो। मैंने चूंकि एक क्लास कोचिंग किया था तो वहां से जो मटेरियल्स मिले थे मैं उसी को कवर किया था इंटरनल सिक्योरिटी के लिए। देन बात करते हैं एथिक्स के बारे में, क्योंकि एथिक्स भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया आज के समय में, 250 मार्क्स की कोचिंग। हाँ, एथिक्स में क्या करना है, एथिक्स जो है ना इसका सिलेबस काफी छोटा है, बट 250 मार्क्स का पेपर है। तो ये एक ऐसा पेपर है जहां पर अगर आप अच्छे ढंग से प्रिपेयर करते हो ना तो आप बहुत अच्छा स्कोर गेन कर सकते हो, क्योंकि बहुत सिलेबस कम है, लेकिन इसमें मार्क का जो रेंज होता है ना वो काफी डिफर करता है, कोई 80-75 लाएगा, कोई 125 लेकर आ जाएगा। तो इसमें करना क्या होता है कि एक चीज क्या करनी है कि जो भी सिलेबस में टॉपिक्स दिए हों उस पे आपके नोट्स तैयार होने चाहिए, और नोट्स तैयार करते वक्त क्या करना है, बेसिक डेफिनेशंस जो है वो आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि अगर उसमें एक टॉपिक दिया है इंटीग्रिटी, तो इंटीग्रिटी क्या होता है, अगर उसमें एक वैल्यूज दिया हुआ है कि व्हाट इज वैल्यू, तो आपको पता होना चाहिए कि वैल्यू क्या है, वैल्यू क्या है, वैल्यू कैसे बनता है। उसमें एक टॉपिक दिया हुआ है कि हमारे वैल्यू को इनकलेक्ट करने में फैमिली, सोसाइटी, इनकी क्या रोल है, तो उस पर आपके पर्टिकुलर नोट्स प्रिपेयर होने चाहिए कि कैसे फैमिली क्या रोल निभा रही है, या फिर सोसाइटी क्या रोल निभा रही है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो आप इस तरीके से उसके नोट्स प्रिपेयर करो, और जो एथिक्स के पेपर में आपको चीजें एज दिलाएगी वो है एग्जाम्पल्स। तो आप कुछ भी अगर प्रिपेयर कर रहे हो तो आप विद एग्जांपल्स प्रिपेयर करो, और कोशिश करो कि कुछ इंपॉर्टेंट जो सिविल सर्वेंट्स जो आज के समय में कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, कभी अच्छा काम किए हैं, तो उनके एग्जांपल्स को ज्यादा से ज्यादा यूज करो। जैसे मान लो एक चनपटिया मॉडल अभी हाल ही में फेमस हुआ था बिहार में। क्या हुआ, कोविड के दौरान एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने क्या किया कि जो लोग मजदूर वापस आए हुए थे ना उनका स्किल मैपिंग किया, और उसके आधार पर उन्होंने उनके लिए वहां पर लाइवलीहुड को लेकर कुछ अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराई, तो इसको लेकर कुछ काम हो, तो भी एक अच्छा मॉडल है। तो आप अगर एथिक्स के आंसर लिख रहे हो तो इसे लिख दो। इसी तरीके से आप पढ़ेंगे कि आर्मस्ट्रांग पामे है जो मणिपुर में एक बहुत बड़ी रोड बनवाया था उन्होंने क्राउड फंडिंग से, तो उनके बारे में आपने एक नोट्स रख लिया और कहीं पर आप आंसर्स में उसको यूज कर दिए। जैसे आपको इंटीग्रिटी पर लिखना है तो आप कुछ ऐसे ऑफिसर्स के नाम उसमें एग्जांपल्स के रूप में लिख सकते हो जिन्होंने बहुत अच्छा सत्यनिष्ठा के साथ अपना काम किया हो। इसी तरीके से कंपेशन का है तो किसी अच्छे ऐसे व्यक्ति का नाम लिखिए जिनमें आपको कंपेशन का वैल्यू बहुत अच्छे ढंग से दिखाई देता है। तो एथिक्स का जो पूरा पेपर है ना इसमें एक काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपके आंसर्स में डेफिनेशन करेक्ट होने चाहिए, एग्जांपल्स बहुत अच्छे होने चाहिए, और थोड़ा आंसर राइटिंग्स में अगर आप डायग्राम्स का यूज कर सकते हैं तो उसको कीजिए। और ये सब तब होगा जब आप पहले से प्रिपेयर्ड नोट्स बनाओगे, शॉर्ट नोट्स, क्योंकि ना एकदम से एग्जाम में चीजें नहीं की जा सकती, तो आप ना इसके लिए पहले से प्रिपेयर्ड रहो, और इसमें अगर आप थोड़ा सा मेहनत कर लेते हैं तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। एथिक्स का जो पेपर होता है उसका जो दूसरा पार्ट है वो है आई थिंक केस स्टडीज का, जो 120 मार्क्स का आता है। तो केस स्टडीज को लेकर क्या है, केस स्टडीज में आपको काफी सारे प्रैक्टिस करने की आवश्यकता होती है, और उसमें क्या रखते हैं कि जब आप केस स्टडीज के एक इंट्रोडक्शन लिख देते हैं आप, देन बॉडीज में आप केस स्टडी में जो भी पूछा गया है उसको आंसर करने की कोशिश कीजिए, और उस आंसर्स में आप एथिकल जो है ना आपका वो अप्रोच नजर आना चाहिए। और एथिकल अप्रोच कैसे नजर आएगा, जैसे आप जो वैल्यूज थ्योरी पार्ट में पढ़े होंगे उस थ्योरी पार्ट का यूज आप यहाँ पर करिए, कि आप कोई उत्तर दे रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए कि कहीं पर डैम बनाना है, वहां उसको लेकर वहां से लोगों को डिस्प्लेस करना है, तो एक सिद्धांत है उपयोगितावाद जो कहता है कि अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख के लिए काम करना चाहिए। तो वहां पर आप क्या करेंगे, आप अपने जो आर्गुमेंट है उसको जस्टिफाई करने के लिए क्या लिखेंगे कि अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख के लिए उपयोगितावाद सिद्धांत के अनुसार मैं इस चीज को सपोर्ट करता हूँ, दैट्स। या फिर अगर जो समाज के वंचित वर्ग के लिए कोई स्कीम है तो उसको कैसे करेंगे, तो लिखेंगे कि गांधी जी क्या कहते हैं, कि गांधी कहते हैं कैटेलिस्मन थ्योरी है, कि जैसे कि हम सबसे आप कोई निर्णय ले रहे हैं तो आप देखिए कि उसका समाज के अंतिम व्यक्ति पर क्या निर्णय पड़ रहा है। तो इस तरीके की जो चीजें आप पढ़ते हैं एथिक्स में,
अगर किसी पर्सन ने अगर कोई सिद्धांत दिया तो उस सिद्धांत, कांट ने अगर कुछ बोला है तो उस सिद्धांत का यहाँ पर आप आंसर्स में यूज कीजिए। इसके अलावा जो कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियल है हमारे, उस आइडियल्स का, या फिर जो आर्टिकल है फंडामेंटल राइट में या डीपीएसपी में, उस आर्टिकल्स को आप अपने आंसर्स में इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश कीजिए। तो इससे क्या होगा कि आपका आंसर ज्यादा बेहतर बन सकता है। तो ये पूरी आपकी जीएस को लेकर स्ट्रेटजी रही है। तो मुझे लगता है अब इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चन है मेरे पास। जैसे अच्छा, किसी ने लिखा है कि 2023 में अटेम्प्ट देना है, पैसे नहीं है, कोचिंग। देखो यार, कोचिंग मैंने की थी और उसके आधार पर मैं बता रहा हूँ कि कोचिंग बहुत जरूरी नहीं है। कोचिंग करके मुझे समझ में आया कि कोचिंग जरूरी नहीं, क्योंकि मेरे पास भी गाइडेंस नहीं था, और गाइडेंस नहीं होने की वजह से मैंने 2017 में ही कोचिंग स्टार्ट कर दी थी, जब मैं ग्रेजुएशन कर ही रहा था, तब मेरा 18 में क्लियर हुआ था और मैंने कोचिंग ज्वाइन कर लिया। देन आई फाइंड कि यार कोचिंग बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या हुआ कि बाद में कई सारे ऐसे सब्जेक्ट्स थे जो उसके नोट्स मैंने कभी अपने पढ़ा ही नहीं, देन मैंने अपने नोट्स प्रिपेयर किए और उसको पढ़ा। तो जब आप सेल्फ स्टडी करते हो वो ज्यादा बेहतर है। और आज के समय में क्या है कि बहुत सारे लोग हैं जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनके लिए भी ऑनलाइन काफी कंटेंट अवेलेबल है यार, फ्री। तो अगर आपको मान लो कोई सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा है, कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, तो आप यूट्यूब पे जाकर देख लो, बहुत सारे वीडियोज आपको मिल जाएंगे। तो ऐसे आप कर सकते हो। तो कोचिंग बहुत रिक्वायर्ड नहीं है। देखो यार, शॉर्ट नोट्स जो होता है ना, वो मेंस के समय काम आता है बहुत ज्यादा। फिर प्रीलिम्स में तो आपको जो पूरा किताब है उसको रिवाइज करना चाहिए, उसी के अंदर अंडरलाइन कर लो, तो उससे चीजें कवर हो जाती हैं। मेंस के समय जब आप शॉर्ट नोट्स बना ले तो फिर से वापस पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं। सर आंसर्स में प्रीलिम्स के लिए क्या करें, काफी डाइसी हो गया यार। जैसा मैंने बात किया ना कि डाइसी अगर हो गया ना, तो उसके लिए वही है, आपको एलिमिनेशन आनी चाहिए। इफ यू नो हाउ टू एलिमिनेट ए स्टेटमेंट देन यू कैन सॉल्व इट। और क्या होता है कि क्वेश्चंस में ना बहुत सारे हिंट होते हैं, तो उसको यूज करो, और वो ट्रिक्स तभी आपको समझ में आएंगे जब आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। तो प्रीवियस ईयर के साथ साथ टेस्ट सीरीज को प्रैक्टिस करो। प्रीलिम्स ट्रिक का मामला बहुत ज्यादा है। लाइक मैंने इस बार अभी मैंने फिर से अगर मैं मेंस लिख रहा हूँ तो मैंने 4 बार प्रीलिम्स दिए और मेरे हर बार प्रीलिम्स क्लियर हुआ। और वजह यह है कि मुझे एलिमिनेशन स्ट्रेटजीज की समझ है। तो वो मुझे लगता है, और जो भी लोग एलिमिनेशन को समझ जाते हैं उनका प्रीलिम्स कभी नहीं रुकता। सो प्रीलिम्स को लेकर आप ये कर सकते हो। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए क्या पढ़ें? अब मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम बेस्ट सोर्स है मुझे लगता है। हिस्ट्री के लिए क्या करें, कहां से करें? हिस्ट्री के लिए देखो, जो एंशिएंट हिस्ट्री है उसके लिए राम शरण शर्मा की ओल्ड एनसीईआरटी की बुक है, उसको पढ़ो। देन मेडाइवल के लिए सतीश चंद्रा की अगेन ओल्ड एनसीईआरटी। मॉडर्न हिस्ट्री आप कर सकते हो वो स्पेक्ट्रम से कर सकते हो। अगर आप चाहो तो ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ भी सकते हो, चाहो तो स्किप कर सकते हो। हिंदी मीडियम बेस्ट पेपर, ओके, न्यूज़पेपर की बात चल कर रहे हैं, हम न्यूज़पेपर के बारे में बात कर लेते हैं। देखो यार, हिंदी मीडियम की जो न्यूज़पेपर है उसके कंटेंट बहुत अच्छे होते नहीं है, तो आई विल नॉट रिकमेंड हिंदी मीडियम न्यूज़पेपर। यार हिंदी मीडियम से मैं हूँ, बट मैंने भी इंग्लिश मीडियम के ही न्यूज़पेपर पर रिलाई किया था। ये हमारी मजबूरी है, हमारे पास, हम कुछ कर नहीं सकते। तो आप या तो द हिंदू पढ़ लो या इंडियन एक्सप्रेस पढ़ लो। मैंने पार्टिकुलरली इंडियन एक्सप्रेस को फॉलो किया था, वो मुझे ज्यादा बेहतर लगता है। और इसके अलावा अगर आप हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हो जिसको इंग्लिश पढ़ने में दिक्कत हो रही है, तो आप क्या करो ना कि आप एनालिसिस देख लो, जो एडिटोरियल्स होते हैं उसके एनालिसिस देख लो। जैसे ओनली आईएएस है, तो उस चैनल, वहां पे सुमित सर काफी बढ़िया एनालिसिस करते हैं। या फिर आप जो कई सारे चैनल है जैसे इनसाइट्स पे, आई थिंक हिंदी में नहीं, लेकिन दृष्टि की वेबसाइट पे आप देखोगे तो जो एडिटोरियल आए होते हैं उसके हिंदी में एनालिसिस आता है, तो उस एनालिसिस को पढ़ लो। लेकिन ट्राई करो कि अगर आप इंग्लिश पढ़ सकते हो तो इंग्लिश के ही न्यूज़पेपर पढ़ो, क्योंकि हिंदी मीडियम के न्यूज़पेपर बहुत अच्छे हैं नहीं है। मुरनाल सर इकोनॉमिक्स के मेंस के लिए भी सफिशिएंट है, काफी हद तक है, मुझे लगता है कि काफी हद तक सफिशिएंट है। बट किसी भी एक सोर्स को आप सफिशिएंट नहीं मान सकते, यूपीएससी के सामने कई सारे अनप्रेडिक्टेबल क्वेश्चंस आ ही जाते हैं। कितना टाइम देना चाहिए एक सब्जेक्ट को, जैसे कितने टाइम में एक सब्जेक्ट कंप्लीट करें? यार ये तो सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट डिपेंड करता है ना। आपको कोई सब्जेक्ट में बहुत इंटरेस्ट है तो आप उसको जल्दी पढ़ लोगे, बट आप ऐसे एक प्लान करो कि आपको इतने समय बाद, मान लो 2023 में आपको एग्जाम देना है, तो फरवरी तक क्या होगा ना कि आपको मेंस के सारे सब्जेक्ट खत्म करने होंगे। तो आप अपने प्लान कर लो, डेट को इस तरीके से अरेंज कर लो कि इतने महीने मेरे पास बचा हुआ, इसमें मैं क्या कितने टाइम में एक सब्जेक्ट को दूंगा, तो आप उस तरीके से तोड़ लो और उसको कंप्लीट करने की कोशिश करो। पढ़ाई का फ्लो अगर एक वीक में छूट गया देन कैसे कम बैक करे? कोई नहीं, छूटते रहते हैं, सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता था यार कि कभी कभी पढ़ने की इच्छा नहीं होती तो मूवी वगैरह देख लेता था, देन फिर वापस आ जाता था। यार कोशिश करो, स्टार्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है दोबारा से, बट ठीक है, कोशिश करना होगा, इसका कोई ट्रिक तो नहीं है।
सर हाउ टू evaluate an answer by yourself and how to start a question and its conclusion। हाँ, ये एक अच्छा आंसर राइटिंग के बारे में बात कर लेते हैं यार। एक क्वेश्चन आया तो यहीं से हम आंसर राइटिंग की बात कर लेते हैं, इंट्रोडक्शन के बारे में, कंक्लूजन के बारे में और बॉडी के बारे में। ठीक है, देखो इंट्रोडक्शन जो होता है ना किसी भी क्वेश्चन के, उसको लिखने के 2-3 तरीके होते हैं। पहला डेफिनेशन, जैसे कि मान लो कोई ऐसी टर्मिनोलॉजी क्वेश्चन में पूछ रखी है जो डिफिकल्ट है, तो जब आप उस डिफिकल्ट टर्मिनोलॉजी के बारे में लिखोगे तो आप उसको डिफाइन कर दो। जैसे एथिक्स के जो आंसर्स होते हैं उसमें जनरली हम इस स्ट्रेटजी को ज्यादा यूज करते हैं कि हम डेफिनेशन के साथ आंसर यूज करते हैं। तो आप ये कर सकते हो कि जहां पर कुछ कठिन सवाल पूछा गया है तो उसको, अगर वो टर्म आपको लग रहा है कि बहुत डिफिकल्ट है, तो आप उसको सबसे पहले डिफाइन कर दो कि वो क्या है। तो इस एक तो इंट्रोडक्शन का तरीका लिखने का ये होता है। दूसरा होता है कि अगर कोई चीज बहुत करंट अफेयर में चल रही है तो उस कॉन्टेक्स्ट से आप लिख सकते हो कि करंट अफेयर में जो चल रहा है उस कॉन्टेक्स्ट को लिख दो, तो वो एक इंट्रोडक्शन होता है। एक इंट्रोडक्शन आप डेटा के साथ शुरू कर सकते हो, जैसे कि वर्ल्ड, मान लीजिए कि पॉवर्टी पर कोई आ गया क्वेश्चन और उसके बारे में मान लो किसी ने वर्ल्ड बैंक ने कुछ रिपोर्ट दिया है, तो उस रिपोर्ट को लिख दो। इन्वायरमेंट पे कोई सवाल आया और इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स में कुछ आया कि इंडिया की स्थिति खराब है, चलो तो अपने इंट्रोडक्शन के शुरू करोगे कि हाल ही में इस ऑर्गेनाइजेशन ने इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स जारी किया जिसमें भारत की स्थिति इतनी रही, और फिर आप बॉडी के ऊपर आओगे। तो इंट्रोडक्शन एक इस तरीके से होता है कि आप करंट अफेयर के किसी डेटा के साथ यूज कर सकते हो, किसी कॉन्टेक्स्ट के साथ यूज कर सकते हो, डेफिनेशन के साथ यूज कर सकते हो। तो ये 2-3 तरीका होता है जनरली। फोरम आईएएस की मेंस की टेस्ट ठीक है क्या, मैंने किया नहीं है बट मैंने उसका जो रिव्यू सुना है वो बढ़िया है। तो इस तरीके से आप इंट्रो लिख सकते हो। देन हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन के बाद कि बॉडी क्या होता है ना, कि कोई भी क्वेश्चन जो होता है ना उसमें कई सारे पार्ट होते हैं। जैसे एक कोई क्वेश्चन है तो उसमें एक कारण वाला हो सकता है कि अगर कोई क्वेश्चन आया कि हाल ही में जलवायु परिवर्तन को लेकर आपकी इस तरह से कोई सवाल आ गया, क्या रणनीति है, क्या कितना सक्षम होगा भारत, जो कर रहा है वो काफी होगा कि नहीं, इस तरह से कुछ सवाल आ गया, तो उसको लेकर क्या करेंगे कि सबसे पहले बात करेंगे जलवायु परिवर्तन के कारण, तो एक पार्ट में इसको लिखेंगे। देन बात करेंगे इंडिया क्या कर रहा है उसके लिए, उसमें चैलेंजेस क्या है और सॉल्यूशन क्या है। तो क्वेश्चन में जो भी पूछा जा रहा है उसके सब हेडिंग बनाओ। अगर क्वेश्चन में 3 पार्ट पूछे गए हैं तो उसको आप उसके सब हेडिंग डालो क्वेश्चन में, और देन उसके आर्गुमेंट लिख दो। देन दूसरा सब हेडिंग डालो, उसके आर्गुमेंट लिख दो। अगर कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन में डायरेक्टली नहीं भी छुपाओ, तब भी आप उसको तोड़कर ही लिखो कि उसके पीछे क्या कारण है, उसके लेकर या कोई क्या चैलेंजेस है, उसका क्या इंपैक्ट हो सकता है, वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करता है। देन अगर आप कारण बता रहे हो या कोई समस्या बता रहे हो तो उसका सॉल्यूशन भी जरूर बताओ। अगर आप आंसर्स में कुछ भी चैलेंज लिख रहे हो तो आपको सॉल्यूशन जरूर बताना है, और देन आप कंक्लूड कर सकते हो। कंक्लूजन आपका थोड़ा सा बैलेंस होना चाहिए। जैसे अगर इलेक्शन कमीशन के ऊपर आ जाए कि इलेक्शन कमीशन क्या चैलेंजेस फेस कर रहा है, या इलेक्शन कमीशन को लेकर कोई सवाल आ जाए, तो मैं अब बता देता हूँ कि इसको कैसे शुरू कर सकते हैं। इसी को मैं अगर अभी एक आपको बताता हूँ, तो आप ऐसे शुरू कर सकते हो कि भारतीय संविधान के भाग जो 15 है उसके अनुच्छेद 324 से 329 में इसका यूज किया गया है, मतलब इंट्रोड ऐसे लिख दिया आपने। देन आप बॉडी में आओ कि इलेक्शन कमीशन की क्या चैलेंजेस फेस कर रहा है, या इलेक्शन कमीशन की क्या कमियां हैं, तो आप फिर बताओ। या फिर इलेक्शन कमीशन के कार्य को भी अगर सवाल में पूछा है तो पहले कार्य लिख दो कि इलेक्शन कमीशन इलेक्शन करवाती है, राष्ट्रपति को सलाह देती है इस मामले पर निर्भरता के मुद्दे पर, देन पॉलिटिकल पार्टी को रजिस्टर करती है, परिसीमन क्षेत्र का निर्धारण करती है। इस तरीके से आप पॉइंट्स लिख दो। देन चैलेंजेस क्या है, तो आप चैलेंजेस लिखने जाओगे तो उसमें बहुत सारे चैलेंजेस हैं, जैसे कि इलेक्शन कमिश्नर जो होते हैं, अदर इलेक्शन कमिश्नर जो होते हैं, उनको सीईसी के आधार पर ही हटा दिया जाता है, तो उसके बारे में। सर कॉन्फिडेंस आया कि बी आर अम्बेडकर निकल सकता है। बी आर अम्बेडकर निकल सकता है मतलब ओके, यूनिवर्सिटी से बिल्कुल, आप किसी भी यूनिवर्सिटी से पढ़े हो कोई फर्क नहीं पड़ता। लाइक ये जो कॉन्फिडेंस को लेकर किसी ने सवाल किया, तो मैं 1 मिनट बता देता हूँ। यार देखो, मेरी जो पूरी स्कूलिंग हुई है वो गवर्नमेंट स्कूल में हुई है और रूरल एरिया में हुई है। मतलब बिल्कुल जो आपने जो मूवीज में देखा होता है ना 3-4 कमरों वाले स्कूल, तो वैसे स्कूलिंग थी मेरी। देन मेरी जो ग्रेजुएशन भी हुई है तो भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटीज में हुई है बिहार में, जहाँ पर सेशंस वगैरह लेट होते हैं, 3 साल के कोर्स आपको 4-4.5 साल में होते हैं। तो मैं किसी भी प्रीमियर इंस्टीट्यूशन में कभी पढ़ा नहीं हूँ, बट इससे यूपीएससी को कोई लेना देना नहीं। अगर आप यहाँ परफॉर्म कर रहे हो दैट्स ऑल मैटर। तो आप किसी भी कहीं से पढ़े हो, किसी भी मीडियम से पढ़े हो, आप अगर हार्डवर्क कर सकते हो तो यूपीएससी में आप क्लियर कर सकते हो। ये एग्जाम आपके एकेडमिक्स के पीछे नहीं है कि आपने आईआईटी से पढ़ा हो या कोई बहुत प्रीमियर इंस्टीट्यूशन से पढ़ा हो तभी आप क्लियर कर सकते हो। आप किसी भी रीजन से आ रहे हो, आपने किसी भी तरीके के संस्था से पढ़ाई की हो, आप कर सकते हो। चलो ठीक है।
तो वो मैं आंसर राइटिंग की बात कर रहा। तो आपको क्या करना है आंसर राइटिंग में कि चीजों को तोड़ देना है छोटे छोटे सब हेडिंग्स में और उस तरीके से लिखना है। देन इलेक्शन कमीशन की बात कर रहा था, जैसे तो आपने पहले चैलेंज लिख दिया, फिर आपको सॉल्यूशन सुझाना होगा। सॉल्यूशन जब आप लिख रहे हो तो आप इसमें क्या कर सकते हो कि जो रिपोर्ट्स हैं, जैसे कि आंसर राइटिंग में एक चीज और याद रखना है कि जैसे कि GS3 का जो आंसर राइटिंग हम लिखते हैं उसमें क्या करते हैं हम लोग, डेटा का यूज करते हैं। इकोनॉमिक्स अगर आप लिख रहे हो तो ज्यादा से ज्यादा डेटा यूज करो। देन अगर आप पॉलिटी के क्वेश्चंस लिख रहे हो तो जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट होते हैं, जो आर्टिकल होते हैं, तो इसका यूज करना है। तो इसी तरीके से एथिक्स में आपको एग्जाम्पल ज्यादा से ज्यादा यूज करना है। तो हर सब्जेक्ट के कुछ चीज होती है जो आपको एज दिलाती है, तो उसका भी आप आंसर में यूज कर सकते हैं। सर एनसीईआरटी को कितना टाइम देना चाहिए प्लीज? सर ओके, एनसीईआरटी आप फाउंडेशन, अगर आपका वीक लग रहा है तो आप एनसीईआरटी से स्टार्ट कर सकते हो। 2-3 महीने मुझे लगता है कवर हो जाएगी पूरी एनसीईआरटी। न्यूज़पेपर को आप स्टार्टिंग में कितना टाइम देते थे? अच्छा, न्यूज़पेपर को लेकर जैसे मैंने बताया कि कौन सी पढ़नी है तो मैं बता दिया। न्यूज़पेपर में हमें वही चीजें पढ़नी है जो हमारे लिए काम की है। मतलब यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से अगर कोई चीज आपको काम की लगती है देन पढ़ो। ऐसा नहीं है कि न्यूज़पेपर पूरे पेज से अंतिम तक पढ़ रहे हैं, सब कुछ पढ़ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि स्टार्टिंग में आपको 1.5 घंटे भी लग सकते हैं पढ़ने में, बट आफ्टर ए टाइम 40-45 मिनट में आपका न्यूज़पेपर कवर हो जाएगा। चलो यार, अब मैं इंटरव्यू के बारे में बात कर लेता हूँ। कुछ लोग इंटरव्यू के क्वेश्चंस की बात कर रहे थे। तो ये मेरा यूपीएससी में इस बार दूसरा इंटरव्यू था। तो इंटरव्यू में क्या होता है, इंटरव्यू में से पहले आपसे एक फॉर्म फिल करवाया जाता है, उसको हम बोलते हैं डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म, डैप। उस डैप में आपकी नाम, आपके पिताजी माताजी, आपकी आप किस क्षेत्र से आ सकते हैं, आपका क्या सब्जेक्ट रहा है, आपने अगर कोई जॉब किया है तो उस जॉब के बारे में, मतलब आपके बारे में पूरी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन होती है। और आपको इसी डेप्थ को आधार पर पहले प्रिपरेशन करना होता है। जैसे आपके नाम के ऊपर सवाल बन सकते हैं, आपके स्टेट के ऊपर। जैसे अगर मैं बिहार से आ रहा हूँ तो सवाल ये बन सकता है कि भाई बिहार क्यों इतना अंडर डेवलप है, आपको क्या लगता है बिहार में इतना फ्लड क्यों आता है। इस तरह के सवाल वो लोग पूछ लेते हैं। आप अगर बिहार में चीफ सेक्रेटरी हो तो आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे? तो आपको अपने स्टेट के प्रॉब्लम, स्टेट की हिस्ट्री, स्टेट की ज्योग्राफी, इसके बारे में पता होना चाहिए। देन आपको अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में पता होना चाहिए कि आपकी जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ के क्या प्रॉब्लम्स है, उसके क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं। तो इस एस्पेक्ट्स को हम कवर करते हैं। तो डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म में एक चीज ये होता है कि आप जिस भी रीजन से आ रहे हैं उस रीजन के बारे में आपके पास सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। सारी मतलब कि जो भी एक अवेयर पर्सन को पता होना चाहिए, उतना आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपको भी पता हो। देन सेकंड पार्ट जो आता है इसमें कि आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड अगर है, जैसे अगर मैंने ज्योग्राफी में ऑनर्स कर रखा है तो मुझसे एक्सपेक्टेड है कि भाई आप ज्योग्राफी के सवाल को अगर वो पूछते हैं तो हमको बताना पड़ेगा। तो आपका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है, आप उससे जो बेसिक सवाल बन सकते हैं उसको तैयार कर लो। देन आपने अगर कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो उससे, तो जो भी आपके डेप में चीजें यूज की गई, जैसे आपके अगर पिताजी एग्रीकल्चर में कर रहे हैं तो वो कई बार एग्रीकल्चर के सवाल पूछ सकते हैं आपसे। तो डेप में जो भी वर्ड मेंशन होते हैं जनरली उससे सवाल बनते हैं। कई बार आपके नाम से सवाल बन सकते हैं। जैसे मेरा नाम प्रिंस है, तो लास्ट ईयर जब मैं इंटरव्यू देने गया तो उन्होंने मुझसे पहला ही सवाल पूछा कि आपका नाम बहुत रॉयल है, आपका एटीट्यूड भी ऐसा है क्या? तो इस तरीके के सवाल भी बन जाते हैं कई बार। तो बहुत, तो आपको इंटरव्यू के लिए जो पहला चीज होता है वो होता है डैप, डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म में आपने जो भी इंफॉर्मेशन दिया है उस इंफॉर्मेशन को कवर करने की कोशिश करो। और उसके अलावा जो करंट अफेयर में चीजें चल रही होती उस पे इशूज पर, जैसे कि अगर अभी रशिया यूक्रेन है तो मुझे इस बार इस पे काफी सारे सवाल पूछे गए थे इंटरव्यू में कि रशिया यूक्रेन जो युद्ध है उससे जुड़े हुए सवाल की इंडिया का क्या स्टैंड है, आपको क्या लगता है। तो इस तरह के तो जो भी करंट अफेयर में चल रहा था हम उसको प्रिपेयर करते हैं। जनरली इंटरव्यू में जो चीजें पूछी जाती है वो आपकी पर्सनालिटी को जज करने के लिए होती है। तो वो आपसे ओपिनियंस पूछते हैं। जैसे मुझसे पूछ लिया गया कि एयर इंडिया को डिसइन्वेस्टमेंट को लेकर आपकी क्या राय है, हम अंटार्कटिका में क्यों रिसर्च कर रहे हैं, उससे क्या बेनिफिट होगा, क्या भारत को पीडीएस सिस्टम खत्म कर देना चाहिए। तो इस तरीके की ओपिनियंस आपसे जानी जाती है। तो इस तरह के सवाल जनरली पूछे जाते हैं। कई बार बिल्कुल डेप पे चलेगा, जैसे मेरा इंटरव्यू डेप में नहीं आया और थोड़ा सा रैंडम हो गया था, मतलब जीएस और इस तरह की चीजों की ओर चला गया। तो कुछ फिक्स नहीं होता है। GS2 गवर्नेंस पार्ट रिसोर्स, ओके, GS2 गवर्नेंस के लिए आप विजन आईएएस का जो प्रिंटेड मटेरियल है उससे गवर्नेंस को कवर कर सकते हैं। इंटरव्यू में कौन सी लैंग्वेज कंफर्टेबल होगी, जिसको बोलने में आप ज्यादा कंफर्टेबल है, जैसे मैंने हिंदी में दिया था। सर आपने नोट्स कहाँ से अचीव किए थे? यार मैंने कुछ बनाए थे, कुछ मैंने कोचिंग किए थे तो वहां के थे। सर आपका ऑप्शनल क्या था? यार मेरा, मैं ऑप्शनल के बारे में ही बात कर लेता हूँ कि ऑप्शनल क्या रखें। तो देखो, ऑप्शनल को लेकर 2-3 चीजें हैं। एक तो उसमें कंटेंट अवेलेबल है कि नहीं है, दूसरा नंबर अच्छे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, और तीसरा आपका इंटरेस्ट है कि नहीं है। तो ये 3 चीजें जो होती है ना किसी भी ऑप्शनल को लेने का आधार होता है।
तो अगर आप अपना ऑप्शनल डिसाइड नहीं कर पा रहे हो तो आप कुछ सब्जेक्ट्स को पढ़ कर देखो। मान लो अगर आप 2-3 सब्जेक्ट के बीच में कंफ्यूज हो, आप सिर्फ टॉपर्स के मार्क्स के बेसिस पर कभी ये डिसाइड मत कर लेना कि मुझे क्या लेना है, कि अगर अरे यार इस साल ये टॉपर हो गया एंथ्रो का तो मैं एंथ्रो ले लेता हूँ, अगले साल कोई सोशियो का टॉप हो जाएगा, अगले साल कोई पीएसआईआर का टॉप हो जाएगा, कोई हिस्ट्री का हो जाएगा। तो इसको बेसिस नहीं बनाना है, आपको देखना है कि क्या जो सब्जेक्ट है उसमें कंटेंट अवेलेबल है या गाइडेंस अवेलेबल है, टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, देन आपको क्या उस सब्जेक्ट को पढ़ के इंटरेस्ट आ रहा है। क्योंकि देखो जीएस में आप एवरेज टाइप का आंसर भी थोड़ा सा चल जाता है, ऑप्शनल में आपको थोड़ी डेप्थ अंडरस्टैंडिंग की डिमांड की जाती है, तो उसको पढ़ना आपको ज्यादा टाइम देना पड़ता है, तो इसलिए आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट मांगता है आपको सब्जेक्ट में। और तीसरा चीज है कि नंबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। अब अगर आप इंग्लिश मीडियम में एग्जाम लिख रहे हैं तो आप कोई भी सब्जेक्ट चुन लो, क्योंकि वहां पर लगभग सबके कंटेंट्स वगैरह अवेलेबल है, तो वहां पर आपके पास चॉइस ज्यादा होती है। अगर आप पार्टिकुलरली हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है तो यहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम होती है ऑप्शनल के सिलेक्शन को लेकर, क्योंकि हर सब्जेक्ट में, जैसे अगर आप इकोनॉमिक्स ले लेंगे हिंदी मीडियम, यू विल मतलब वहां पर आपको हार्डली कोई कंटेंट सही ढंग से मिलेगा, तो फिर आप स्ट्रगल करोगे। जैसे ज्योग्राफी अगर देखें तो पिछले कुछ सालों में ज्योग्राफी में बहुत अच्छे स्कोर नहीं रहे। जैसे अब मैं अपने बारे में बता दूं कि जो मेरा पहला 2 अटेम्प्ट था उसमें मैंने ज्योग्राफी एज ऑप्शनल लिखा था, बट क्या था कि मैं स्कोर नहीं कर पा रहा था। मैंने इंटरव्यू भी दिया लेकिन ऑप्शनल में मेरे मार्क्स कम थे, जिसकी वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो इस बार मैंने चेंज किया और मैंने लिटरेचर लिया। अब चूंकि मैं मिथिलांचल रीजन से आता हूँ इसलिए मैंने मैथिली ले लिया, हो सकता है कई लोग हिंदी ले लेते हैं। और देन मैंने लिखा और मुझे बहुत अच्छे नंबर मिले लिटरेचर में। सो एक चीज ये भी होता है, तो आपको 2 चीजों को ध्यान में रखना है, इंटरेस्ट, कंटेंट और गाइडेंस, और सॉरी क्या बोलते हैं, मार्क्स। अगर मार्क्स किसी सब्जेक्ट में नहीं आ रहे हैं देन इंटरेस्ट का भी कोई फायदा नहीं है। अल्टीमेट क्या है, मार्क्स अचीव होने चाहिए। अगर आप नंबर ला सकते हो देन ऑप्शनल वही बेस्ट है, ठीक है। सर कैन आई स्किप रीडिंग न्यूज़पेपर एंड रिलाई ऑन इंस्टीट्यूशन डेली न्यूज वीडियोज एंड डेली पीडीएफ दे प्रोवाइड। मतलब कुछ लोग ऐसा करते हैं बट आई डोंट रिकमेंड। मुझे लगता है कि न्यूज़पेपर पढ़ने से आपकी अंडरस्टैंडिंग ज्यादा बेहतर होती है, तो आप एनालिसिस देखो लेकिन कोशिश करो कि यार न्यूज़पेपर खुद से भी पढ़े। सर एनसीईआरटी पढ़ने के बाद नोट्स बनाए थे क्या आपने? नहीं, एनसीईआरटी का मैंने कोई नोट्स नहीं बनाया था। यार इसके अलावा कुछ और सवाल है जो मेरे पास आए हैं। एक तो टाइमिंग को लेकर सवाल है कि आप कितने घंटे पढ़ते थे। तो यार कुछ फिक्स टाइम नहीं है मेरे पास कि मैं कितने घंटे पढ़ता था, ऐसा कोई नहीं। एग्जाम टाइम में आप 10 घंटे भी 11 घंटे भी पढ़ते हो, जैसे अभी मेंस आ रहा है तो लोग 10 11 12 घंटे भी पढ़ेंगे, लेकिन ये आप पूरे साल तो पढ़ नहीं सकते। सो 6 to 8 आवर मुझे लगता है क्वाइट सफिशियंट है। नंबर ऑफ आवर बहुत इंपॉर्टेंट नहीं रखता, क्वालिटी ऑफ आवर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप जितने देर पढ़ो बहुत कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़ो। मेंस में क्वेश्चन रिपोर्ट होते हैं क्या? बिल्कुल होते हैं। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि यार आपका वेस्ट गाइड प्रीवियस ईयर है, आप देखो उठा के बार बार। कई बार तो हुआ है कि कंसिस्टेंटली लगातार पूछ लिया और एक ही साल एक ही क्वेश्चन 2 पेपर में भी आए। जैसे इस बार लैंडस्लाइड पे एक सवाल GS1 में था और GS3 में भी लैंडस्लाइड पे क्वेश्चन आ गया। तो प्रीवियस ईयर को ज्यादा से ज्यादा फोकस करो, देन यू विल फाइंड बेटर आंसर्स। अरे यार किसी ने सवाल पूछा इंग्लिश पॉलिटिकल ज्योग्राफी। हाँ यार अगर आपके ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट से ऑप्शनल का कोई लेना देना नहीं, आप कुछ भी ले सकते हो। हिंदी साहित्य आप ले सकते हो, अगर आपका इंग्लिश है तो कोई दिक्कत नहीं है। हाउ टू प्रिपेयर ऑन पर्सनालिटी ड्यूरिंग प्रिपरेशन। पर्सनालिटी ड्यूरिंग प्रिपरेशन ऐसी तो कोई पार्टिकुलर प्रिपरेशन नहीं करते हैं हम लोग पर्सनालिटी को लेकर, बट हाँ आप इंटरेक्शन कर सकते हो, लोगों के साथ बातचीत करना। जैसे कि अगर आप बहुत इंट्रोवर्ट हो तो आप लोगों से बातचीत कर सकते हो, तो थोड़ा बोलने की हैबिट हो जाएगी। देन आप जो इंटरनेशनल चीजें हैं या जो भी करंट में इवेंट चल रही हैं ऑलरेडी हम लोग उससे परिचित होते हैं, तो वो सारी चीजें हैं। देन आपकी हॉबी कोई डेवलप कर लो। अगर आपकी हॉबी डेवलप हॉबी है तो आपको उस वक्त लास्ट मोमेंट में, क्योंकि हॉबी भी हमको उधर लिखना होता है, तो कई बार क्या होता है हमारे पास कोई हॉबी नहीं होता है, तो हम क्या करते हैं कि फिर कुछ उस वक्त हॉबी सोचते हैं और उसको पढ़ते हैं। लेकिन आपका कोई रियल हॉबी है तो आप उसको लिख सकते हो और आप उसमें बहुत अच्छे ढंग से आंसर दे सकते हैं। इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। ओके देखो इंटरव्यू में मेरा जो एक्सपीरियंस था वो ये था कि मेरा जो सब इंटरव्यू हुआ वो डेफ पे नहीं होकर थोड़ा सा जीएस और इस तरह की चीजों की ओर चला गया था। और मुझसे जो फर्स्ट क्वेश्चन उन्होंने पूछा था वो था ये कि आपको अगर भारत का लॉ सेक्रेटरी बना दिया जाए तो इंडियन जुडिशरी में आप क्या 3 चेंज करेंगे। तो मैंने जो आंसर्स दिया उसी पर उन्होंने कोलेजियम सिस्टम पर मुझसे 4-5 मिनट तक बातचीत की। देन अलग अलग मेंबर्स ने, कुछ एक मेंबर्स ने पूरा रसिया यूक्रेन युद्ध पर मुझसे बातचीत किया। देन एक मेंबर्स ने मुझसे अंटार्कटिका, एयर इंडिया का प्राइवेटाइजेशन, इस तरह के क्वेश्चंस किए। देन ई गवर्नेंस से जुड़े कुछ सवाल मेरे पास आए थे, तो ये सारी चीजें मुझसे पूछी गई थी। सर जनरल हिंदी मीडियम से कितने मार्क्स? जनरल में आईएएस हिंदी मीडियम से कितने? हिंदी मीडियम से आईएएस मिलने का कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं, रिलेशन नहीं है भाई।
अगर इंग्लिश क्वालिफाइंग में 25% ना मिले देन यू विल बी डिस्क्वालीफाइड। अगर आपके क्वालिफाइंग पेपर में 25% मार्क्स नहीं आते हैं तो आपको आपके बाकी कॉपी चेक नहीं होगी। सर करंट अफेयर्स के लिए मैगजीन कौन सी ले? मुझे लगता है विजन मेंस के पर्सपेक्टिव से बेस्ट है, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से थोड़ा सा इनसाइट्स में ज्यादा कंटेंट होता है, बट देन आई विल सजेस्ट कि विजन पढ़ो, दैट इज बेटर। साइंस एंड टेक प्रिपरेशन, यार साइंस एंड टेक के क्वेश्चंस मोर और लेस करंट अफेयर पे बेस्ड होते हैं, तो आप करंट अफेयर जैसे अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे, जैसे इंडियन एक्सप्रेस में एक्सप्लेन्ड कॉन्टेक्स्ट आता है तो उससे ही कई सारी चीजें कवर हो जाती है। जैसे नॉन फंजिबल टोकन पर प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया तो इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर में आया हुआ था, उस पर ऑलरेडी एक आर्टिकल, तो आप न्यूज़पेपर पढ़ते रहो, करंट अफेयर कवर हो जाएगा। सर ज्योग्राफी के लिए नोट्स बुक बताइए क्योंकि 11th एनसीईआरटी ज्यादा समझ नहीं आ रहा। देन आप क्लास 6 से शुरू करो, अगर आपको 11th की एनसीईआरटी नहीं समझ में आ रही तो 6th क्लास से आप फाउंडेशन के साथ जाओ, देन यू विल गेट बेटर अंडरस्टैंडिंग। कितनी रैंक जरूरी होती है आईएएस के लिए जनरल कैटेगरी में? लगभग 75-80 के अराउंड। आपने सेल्फ स्टडी किया, कोचिंग ली? यार मैंने कोचिंग लिया था, बट देन आई विल नॉट रिकमेंड कि कोचिंग बहुत जरूरी चीज नहीं है। मैंने किया था क्योंकि मुझे बहुत गाइडेंस नहीं था। व्हाट इज योर मिस्टेक इन प्रीवियस ईयर? दैट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। देखो यार, सबसे बड़ा मिस्टेक ये था ऑप्शनल सिलेक्शन को लेकर, कि मैं हिंदी मीडियम में एग्जाम लिख रहा था और ज्योग्राफी बहुत अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे थे। देन मैंने ज्योग्राफी लिया और पहली बार मेरा मेंस क्लियर नहीं हुआ क्योंकि मेरे ज्योग्राफी में 205 मार्क्स थे मात्र। देन अगेन मेरा इंटरव्यू कॉल भी आया जीएस के दम पे और इसके, लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मेरे ज्योग्राफी में 225 मार्क्स रह गए। तो मैं अपने ऑप्शनल की वजह से 2 बार फेल हुआ था। देन मैंने चेंज किया था और इस बार मुझे अच्छे नंबर मिले तो मेरा सिलेक्शन भी हुआ। मेंस का मैटर प्री के लिए इनफ है क्या? नहीं भाई, मेंस का मैटर प्री के लिए इनफ नहीं है। प्री थोड़ा सा अलग चीज है, मेंस में हम चीजों को थोड़े अलग तरीके से पढ़ते हैं। सेम बुक से हम अलग अलग इन्फॉर्मेशन अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में पीटी और मेंस में पढ़ते हैं। कौन सा कोचिंग किया था? यार मुझे नहीं लगता कि किसी कोचिंग के इस प्लेटफॉर्म पर नाम लेना बेहतर होगा। इकोनॉमी की हिंदी मीडियम की बुक बता दीजिए। दृष्टि की कोई बुक आप पढ़ सकते हो। सर आप लवासना कब जा रहे हो? यार मैं फिर से एग्जाम दे रहा हूँ तो अभी तो नहीं जा रहा। मैं वहां से लीव लूंगा। बुक लिस्ट बता दे सर। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में ज्यादा डिफरेंस होता है क्या? यार देखो, डिफरेंस ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा सा कंटेंट को लेकर डिफरेंस है कि हिंदी मीडियम में आपको हर जगह चीज कंटेंट उतनी इजीली अवेलेबल नहीं होती, बट देन लोग हिंदी मीडियम से भी क्वालिफाई हो रहे हैं। तो अगर आप इंग्लिश में सहज नहीं हो तो आप हिंदी मीडियम से कर सकते हो दैट। लेकिन अगर आपको हिंदी और इंग्लिश में इक्वली कंफर्टेबल हो देन इंग्लिश मीडियम के साथ जाओ। सर ऑप्शनल कैसे चूज करें प्लीज सर एक्सप्लेन। यार अभी तो एक्सप्लेन किया ना, 3 चीजें डिसाइड करनी है, कंटेंट अवेलेबल है कि नहीं है, गाइडेंस है कि नहीं है, आपका इंटरेस्ट है कि नहीं, और उसमें अच्छे नंबर आ रहे हैं कि नहीं। ये 3 चीजों को देखो और उसके आधार पर सिलेक्ट करो। आपका ऑप्शनल क्या है? मैथिली लिटरेचर। सर इट्स ए वेरी पीसफुल प्लेस सर, आप लवासना को स्किप मत कीजिए। अरे सर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। आपको ऑप्शनल क्या है सर? कंपल्सरी इंग्लिश के लिए। कंपल्सरी इंग्लिश के लिए क्या करें? देखिए, अगर आपका हिंदी मीडियम और आप इंग्लिश को लेकर परेशान है ना, तो ये एक तो आप न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डालो, और दूसरा इंग्लिश जो ग्रामर है उसकी बेसिक चीजों को पढ़ लो और इंग्लिश की प्रैक्टिस करो। रोज एक एक पैराग्राफ लिखो, तो उससे आपको क्या होगा ना कि लिखने की हैबिट बन जाएगी। और सिर्फ लिखना है, अगर आप बेसिकली लिखना सीख जाते हो तो आपको कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है इंग्लिश क्वालिफाई करने के लिए। सर आप कहाँ से हैं? मैं बिहार। डिस्ट्रैक्शन कैसे हटाएं? इंटरनल मोटिवेशन होगा तो भाई डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा। सर आपका अटेम्प्ट कितना रहा प्रीलिम्स में? ओके, प्रीलिम्स में मेरा 90 अटेम्प्ट किया था मैं, मेरे 125 कुछ बन रहे हैं, कुछ नंबर्स। यार देखो, मुरनाल सर के नोट्स और दृष्टि की बात जो कर रहे हैं, तो या तो आप मुरनाल पढ़ लो या दृष्टि पढ़ लो, सब कुछ मत पढ़ो। मुरनाल सर अगर पढ़ रहे हो तो देन दैट इज क्वाइट सफिशिएंट। इकोनॉमी के लिए बात कर रहा हूँ भाई, इकोनॉमी मुरनाल सर क्वाइट सफिशिएंट नोट्स हैं। कोचिंग जरूरी है? नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सिलेबस का एनालिसिस कैसे करते हैं? यार देखो, आप बस जाकर देखो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में कि किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आए हैं, तो उससे आपको पता चलेगा सवाल की किस तरह के स्टेटमेंट्स उन्होंने बनाया है। तो वो तो आपको एनालिसिस करना होगा ना, जैसे कि क्या उन्होंने स्टेटमेंट में यूज किया, फैक्ट बेस्ड है, कॉन्सेप्चुअल है, तो उससे आपको समझ में आएगा। व्हिच सब्जेक्ट्स आर यू वेटिंग आफ्टर रैंक 426? यार मेरा ईडब्ल्यूएस है तो मुझे आईपीएस मिलेगा। हाउ टू मैनेज टाइम पीरियड बिटवीन प्रीलिम्स एंड मेंस? फीलिंग कंफ्यूज? यार
अगर 2 दिन में रिजल्ट आ रहा है प्रीलिम्स का, अगर आपने प्रीलिम्स दिया है तो ठीक है, वो कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। आपका प्रीलिम्स हो रहा है या नहीं हो रहा है, मेंस की प्रिपरेशन जरूर करना। अभी जो टाइम है उसमें मेंस तैयार करो। अगर आपका प्रीलिम्स नहीं भी हो रहा है, आप मेंस की तैयारी करो, और जब दोगे तो ये मेंस की प्रिपरेशन आपके काम आएगी। सर प्लीज इकोनॉमी का सोर्स, अरे कितनी बार बताऊं सर, मुरनाल सर का नोट्स या फिर दृष्टि की कुछ बुक। रिसोर्स फॉर वर्ल्ड हिस्ट्री एंड सोसाइटी, ओके। सोसाइटी के लिए कोई पार्टिकुलर यार बुक तो मुझे नहीं पता है। मैंने तो क्या किया था कि जो मेरा क्लास नोट्स था उसको प्रेफर किया था, तो शायद मैं नहीं बता पाऊंगा यार, क्योंकि मैंने कोई पार्टिकुलर बुक नहीं पढ़ा था, मैंने क्लास नोट्स पढ़ा था इसमें। सर जी लैंग्वेज का फर्क पड़ता है क्या? यार थोड़ा बहुत तो हो सकता है, कंटेंट के मामले में आता है, बट यूपीएससी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता। सर GS3 स्ट्रेटजी बताइए प्लीज। यार वही है, GS3 में आपको डेटा पे काफी काम करना होगा, और आंसर राइटिंग्स में आप उसका ज्यादा से ज्यादा इनपुट कीजिए। एक सवाल है कि यूपीएससी के लिए टाइम टेबल कैसे बनाएं। देखो टाइम टेबल को लेकर जो मैं है वो ये है कि आप ना चीजों को तोड़ दो। मैंने जैसा अभी पहले बताया भी था कि अगर आपको 10 महीने बाद अगर एग्जाम देनी है ना, तो 4 महीने आप 3 महीने प्रीलिम्स के लिए दे दो, और देन देखो कि 7 महीने में आपको इतने सारे सब्जेक्ट कवर करने हैं, तो 15 दिन मैं इस सब्जेक्ट को दूंगा, अगले 15 दिन में, तो इस तरीके से मेरा सिलेबस खत्म होगा। और इस टाइम में मैं, तो ऐसे आपको तोड़ना होगा कि मान लो अगर आप हिस्ट्री के लिए आपने निकाल लिया कि चलो मैं 15 दिन में स्पेक्ट्रम पढ़ूंगा या 15 दिन में लक्ष्मीकांत पढ़ूंगा, तो आप इस तरीके से अपना एक वो बना लो, और उस टारगेट को जो है ना फुलफिल करने की कोशिश करो। रेदर देन मैं बहुत टाइम वेस्ट वो नहीं बनाता था प्लानिंग कि मैं सुबह 7 बजे उठ के पढ़ूंगा, ऐसा मेरा कोई प्लान नहीं था। मेरा था कि भाई मुझे 4 दिन में इस सब्जेक्ट को खत्म करना है, एनी हाउ मैं उसे खत्म करता था। कई बार होता है कि आप नहीं कर पाओगे, देन उससे डिमोटिवेट नहीं होना है, होता है, इंसान है तो कभी नहीं पढ़ पाएंगे, इट्स ओके। पढ़ा हुआ याद कैसे रखे? अच्छा, कई लोगों का सवाल है कि पढ़ा हुआ याद कैसे रखे। यार देखो पढ़ा हुआ क्या होना है कि हर इंसान जो है ना भूल जाता है। तो आपको ये लगता है कि यार हम तो पढ़ रहे हैं याद ही नहीं हो रहा है, यार सब भूल जाते हैं यार, मैं भी भूल जाता हूँ। बट वही है कि आप उसको दोबारा से पढ़ो, और जो इम्पोर्टेंट लाइन है उसको हेड, मतलब उसको इम्पोर्टेंट चीजों को हेडलाइन कर दो, मतलब वो डार्क कर दो चीजों से, तो उससे क्या होगा कि आपको चीजें याद हो जाएंगी। देन दूसरी चीज है कि आप, कई बार क्या हो सकता है कि अगर आपने दिन में कुछ पढ़ा है तो उसको खाते वक्त या फिर कहीं सोने जा रहे हो तो चीजों को रिकॉल करने की कोशिश करो दिन में कि क्या पढ़ा था यार, उसमें क्या था, तो इससे भी आप याद रख सकते हो। सर सर्टिफिकेट फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी हिंदी मीडियम के लिए क्या करें? वो जीसी लियों की शायद। हिंदी मीडियम में आप एनसीईआरटी के अलावा महेश मनवाल की बुक पढ़ सकते हो, व्हाट टू रीड फॉर एनवायरमेंट। इंग्लिश मीडियम में आप एनवायरमेंट में शंकर आईएएस, हिंदी में दृष्टि, हाउ टू रिमेंबर एनीथिंग इजिली। यार देखो जैसे कि मैंने बताया ना कि एक तो क्या है कि आप इसमें ना एक 3R फॉर्मूला होता है, रिपीट, रिवीजन और रिकॉल। तो आप एक चीज जो अगर पढ़ रहे हो और कोई इंपॉर्टेंट लाइन आया तो पढ़ते वक्त उसे 2-3 बार पढ़ो। तो पढ़ने वक्त ये स्ट्रेटजी करना है कि अगर कोई बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं तो उसको आप 2-3 बार पढ़ लो, देन रिवीजन करो। ज्यादा से ज्यादा आप एक ही चीज को रिवीजन करो, बहुत सारे कंटेंट मत पढ़ो, और एक ही चीज को बार बार रिवीजन करो। तो दूसरी चीजें होती है। तीसरा होता है रिकॉल करना। इसके अलावा कई बार आप लिख कर भी चीजों को प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो उससे भी चीजें याद हो जाती है। सर आप अपना टेलीग्राम चैनल या कोई और कांटेक्ट बता दीजिए। यार मेरा इंस्टाग्राम आईडी है प्रिंस के 0404, तो एक बार और नोट कर लो, प्रिंस के 0404, उस पर डाउट क्लियर कर लेना। मेडिकल टेस्ट आफ्टर इंटरव्यू, यह बहुत बड़ा इशू नहीं है यार, मतलब मेडिकल हो जाता है यहाँ इधर क्लियर। करंट अफेयर आपने कहाँ से पढ़ा? देखो मैंने बताया ना, मैं विजन के 365 जो आते हैं मटेरियल्स, मैं उस पर बहुत ज्यादा रिलाई करता था। तो मैं विजन के जो करंट अफेयर मटेरियल है उसी को फॉलो किया हूँ अपने प्रिपरेशन में। देन न्यूज़पेपर मैं रोज पढ़ता था, इंडियन एक्सप्रेस, तो ये मेरा सोर्स था करंट अफेयर को लेकर। सर एनवायरमेंट के लिए दृष्टि क्विक बुक इनफ है क्या? यार बेसिक्स कवर हो जाते हैं, देन बाकी आप करंट अफेयर से चीजों को कवर कर सकते हो। सर क्या आपको भी चीजें पढ़ने के बाद भूलते हैं? भाई सब भूलते हैं यार, हर कोई भूलेगा, बस वही आप ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करोगे, देन यू विल रिमेंबर एवरीथिंग। सर व्हाट टू रीड फॉर आर्ट एंड कल्चर, नितिन सिंघानिया के कुछ सिलेक्टिव टॉपिक्स पढ़ लो, या फिर कोई क्लास का नोट्स ले लो। अगर किसी भी कोचिंग का मटेरियल मिल रहा है ना जो पतला सा हो, तो वो पढ़ लो, आर्ट एंड कल्चर वहां से कवर हो जाएगा। मैंने दृष्टि का मटेरियल पढ़ा था अभी, आई थिंक जो सर तब पढ़ा रहे थे अखिल मूर्ति सर, उनकी अलग कोचिंग है नाउ, तो आप अखिल मूर्ति सर का नोट्स भी पढ़ सकते हो अगर आप हिंदी मीडियम में हो तो।
सर अपना इंस्टाग्राम आईडी बता दो प्लीज। यार बताया तो, प्रिंस के 0404। मेंस क्वेश्चन के अंतिम शब्दों को कैसे समझे। ओके, वो कमेंट है, क्रिटिकली है। तो जैसे कि इसमें कुछ टर्म है, जैसे कि कमेंट होता है तो जनरली ओपन एंडेड होता है यहाँ पे कि आप लिख सकते हो। देन एक टर्म आता है एग्जामिन। तो एग्जामिन में आपसे अपेक्षा की जाती है ना कि आप उसके जो भी प्रॉस कॉन्स है उसका एनालिसिस करो, या क्रिटिकल इवेल्युएशन। तो एग्जामिन और क्रिटिकल इवेल्युएशन लगभग सेम है। इसमें क्या करना होता है कि आप उसके पॉजिटिव्स और निगेटिव्स दोनों की बात करो। तो एक सवाल लगातार आ रहा है मैथिली को लेकर, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। देन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है ये जो लास्ट वर्ड है ना, आप अगर जो भी क्वेश्चन में पूछे गए उसको सब हेडिंग के साथ अगर लिख देते हो ना, दैट इज क्वाइट इनफ। आप उस लास्ट वर्ड का बहुत इंपॉर्टेंस मुझे नहीं लगता होता है। मैथिली को कैसे तैयार करें यार, ओके देन मैथिली की बात कर लेते हैं यार। मेरा ऑप्शनल भी था और कुछ लोग मैथिली की लगातार उसमें लिख रहे हैं। तो मैथिली जो था उसके लिए मैंने कोचिंग किया था, सुरेंद्र राउत सर की कोचिंग है, तो वहां से मैंने कोचिंग ली थी। और क्या है कि मैथिली में क्या होता है ना कि आपके पास किताबें बहुत अवेलेबल नहीं है कि आप मार्केट से बुक खरीद के खुद से पढ़ लोगे। तो मैथिली की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि वहां पर बुक अवेलेबल नहीं है, तो आपको क्लास नोट्स पढ़ना होगा। तो अगर आप कोचिंग कर सकते हो तो कोचिंग कर लो, या फिर अगर आप क्लास नोट करना चाहते हो तो आप सुरेंद्र राउत सर की मार्केट से क्लास नोट्स कर दो और बस उसको रट लो। दैट्स इज इनफ। मतलब मैं बस इतना कहूंगा कि आप उसको पढ़ लो। देन आंसर राइटिंग्स में क्या होता है कि जो साहित्य अगर आप लेते हो ना, तो वहां पर आंसर राइटिंग बहुत अच्छी चीज होती है, वो आपको बाकी लोगों से आगे ले जाती है। तो अगर आप मैथिली में देखोगे तो जो पेपर 2 होता है उसमें गद्य और पद्य हम पढ़ते हैं। तो गद्य जो होगा उसमें क्या करेंगे कि आप जो कहानी पढ़े हैं, जो कविताएं पढ़े हैं, या फिर पद्य में जो कविताएं पढ़ते हैं, तो उसमें जो लाइन होती है, जैसे अगर विद्यापति ने अगर कुछ पंक्ति लिखी तो उस पंक्ति को आप याद रखो और आप आंसर्स में इसको यूज करो। इसी तरीके से अगर आप कोई नॉवल पढ़ रहे हो तो उस नॉवेल्स में कोई इंपॉर्टेंट लाइन है तो उसको मार्क कर लो और उस एग्जैक्ट उस लाइन को आप अपने आंसर में यूज करो। तो इस तरीके से आप अपने आंसर राइटिंग को एक्सेल कर सकते हो। और जो पेपर 1 होता है उसमें लैंग्वेज के जो टर्म है और उस पर ज्यादा फोकस करो और ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल्स अपने आंसर में लिखो, तो उससे क्या होगा ना कि आप कर सकते हो। देन मैथिली को लेकर पर्टिकुलरली यही है कि कंटेंट कम अवेलेबल है। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा सोर्स, जो भी ओरिजिनल बुक है उसको प्रेफर करो। व्याख्या जो होता है वो साहित्य में आपको काफी एज दिलाता है, तो व्याख्या को अच्छे ढंग से लिखने की कोशिश करो। और व्याख्या में जो अलंकार होते हैं, जो छंद होते हैं, उसको सही ढंग से पहचानिए और उसको अच्छे ढंग से लिखिए। तो व्याख्या आपको काफी एज दिलाएगा लिटरेचर के पेपर में। आप हिंदी साहित्य के भी छात्र हैं तो व्याख्या जो होता है ना वो डिसाइडिंग होता है। तो हिंदी और मैथिली वाले दोनों लोग देखिए कि व्याख्या पर काफी काम करना है। और व्याख्या आपका तब अच्छा होगा जब आपने सारे ओरिजिनल बुक पढ़ रखी होगी। अगर कोई नॉवल है, अगर आप उस नॉवल को पढ़ लेते हैं तो उसमें जो भी व्याख्या आएगा आप उसको लिख देंगे। तो उस पर काफी काम करना होगा। काफी हद तक मुझे लगता है कि ये साहित्य में आप कर सकते हो। मैथिली साहित्य को लेकर बाकी कुछ नहीं है, मुझे लगता है नोट्स वगैरह कुछ मार्केट में खास होता नहीं है। आप अगर किताब पढ़ना चाहो तो एक मैथिली और साहित्य किरण पब्लिकेशन की बुक आती है मैथिली को लेकर, सुरेंद्र राउत सर नहीं लिखी। इसके अलावा और कुछ अक्षर पुरुष और परिचायिका जैसे भी पुस्तक हैं, बट बहुत ज्यादा कंटेंट अवेलेबल नहीं है मैथिली को लेकर, तो आप क्लास नोट्स को ही रिलाई करना होगा। दैट्स ऑल। सर आपने जीएस की भी कोचिंग की थी क्या? हाँ भाई, मैंने बताया कि मैंने किया था, बट देन वही है कि आपको जरूरत नहीं है। देयर आर लॉट्स ऑफ फ्री कंटेंट अवेलेबल ऑनलाइन और आप सेल्फ स्टडी से चीजों को कर सकते हो। फिल्म्स में हिंदी ट्रांसलेशन इतना परेशान करता है, उसे कैसे टैकल करें यार, ये तो यूपीएससी की प्रॉब्लम है। थोड़ा सा इंग्लिश पढ़ने की आदत डालो। मैं तो यही कहूंगा, अगर आप हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हो फिर भी थोड़ा इंग्लिश पढ़ो। सॉरी सर, आंसर राइटिंग अभी से स्टार्ट करें? यार देखो, आंसर राइटिंग जो है ना, आप पहले चीजों को पढ़ लो देन आंसर राइटिंग करो। अगर आपको कंटेंट याद ही नहीं होगा तो आप आंसर राइटिंग कैसे करोगे? तो इसलिए चीजों को पहले पढ़ो, रिवीजन करो, देन आंसर राइटिंग की बात करना। हाउ मेनी आवर्स यू डिवोट फॉर स्टडी? प्लीज सर, प्लीज 6 to 8 आवर, जनरली 6 to 8। ड्यूरिंग एग्जाम टाइम्स मे बी 12 आवर। सर क्या प्रिपरेशन के लिए 10 महीने काफी है क्या, या 2000? यार मुझे लगता है 10 महीने में अगर आपकी स्ट्रेटजी अच्छी होगी तो की जा सकती है चीजों को प्रिपरेशन। और 24 को ट्राई करो, ये मत सोचो अभी 23 के लिए ही अच्छे ढंग से करो। इफ यू विल नॉट बी, अगर आप क्वालिफाई नहीं भी कर रहे हो ना, तो आप अगर अच्छे ढंग से प्रिपेयर करते हो 23 के लिए तो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी, जो आपको आगे चल के मदद करेगी। तो अभी से आप 23 को ही टारगेट करो। दैट्स ऑल। सर एग्जाम हॉल में काफी काम कैसे रहे अगर बहुत सारे क्वेश्चन ना कर पाऊं तो? ओके, हाँ यार, ये बहुत बड़ी समस्या होती है। जैसे मैंने देखा है कि कई लोग जो है ना बहुत अच्छा तैयारी करते हैं, बट वो ना कर नहीं पाते हैं एग्जाम में चीजों को सही ढंग से हैंडल। तो उसके लिए जरूरी क्या होता है ना कि आप थोड़ा सा जो है ना एग्जाम से पहले क्या है ना कि अपने आप को रिलैक्स रखो, फ्रेंड से बातचीत करो,
और जो चीज़ें आपको शांत करते हैं, जैसे अगर आपकी कुछ हॉबी है तो उसको भी थोड़ा सा देखो। क्या है ना कि एग्जाम्स में जाने से पहले आप अपने इस मन से इस विचार को निकाल दो कि यार रिजल्ट क्या होगा। आपका जो है ना हमेशा एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए। अगर आपका एटीट्यूड ऐसा है ना कि अगर यार मैंने पढ़ाई की अपने तरफ से, आई हैव डन माई बेस्ट, अब रिजल्ट जो होगा होगा, क्योंकि आप रिजल्ट डिसाइड नहीं कर सकते। एग्जामिनेशन में बहुत सारी चीजें लक फैक्टर पे भी डिपेंड करती है। तो आप सिर्फ अपने काम पे फोकस करो कि आपने प्रिपरेशन किया, आपने अपना बेस्ट दिया। देन रिजल्ट के बारे में अगर आप ज्यादा सोच के एग्जाम में जाओगे ना तो आप एंजाइटी फील करोगे, आपको डर लगेगा। तो इसलिए एग्जाम से पहले जो है ना इसके बारे में नहीं सोचना है, हमारा फोकस होना चाहिए कि हम अपना काम करें और रिलैक्स होकर जाए कि वॉट एवर विल द रिजल्ट, ओके आई एम ओके विथ इट। जब आप अपने दिमाग में ये सोच लोगे ना तो आपको जो डर है वो शायद कम लगे। अकॉर्डिंग टू योर ओपिनियन व्हिच स्ट्रेटजी, नोट्स कैसे बनाए, जीएस का शॉर्ट नोट्स भी बनाए थे। हाँ यार, जीएस में कुछ सब्जेक्ट जैसे पॉलिटी है, इकोनॉमी है, तो वहां पर आपको शॉर्ट नोट्स बनाने पड़ेंगे, तभी आप मेंस में अच्छा कर सकते हो। अकॉर्डिंग टू योर ओपिनियन व्हिच स्ट्रेटजी, सर इंग्लिश लैंग्वेज इंटरव्यू के लिए कैसे इंप्रूव करें। इंग्लिश लैंग्वेज इंटरव्यू के लिए कैसे इंप्रूव करें ये मैं कैसे बताऊं, मैं हिंदी मीडियम से हूँ भाई। थैंक यू सर, ओके वेलकम। सर एआरसी कैसे पढ़े, यार एआरसी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बस विजन या किसी कोचिंग का उसका जो वो आता है कंपाइलेशन वो ले लो। मैंने तो वो भी नहीं पढ़ा है, ईआरसी वगैरह नहीं पढ़ना है यार, इनिशियल फेज में तो बिल्कुल भी मत पढ़ो इन सब चक्कर में। चलो मुझे लगता है कि काफी सारी चीजें हमने डिस्कस कर लिया हैं, और अगर कुछ डाउट रह गई होगी तो फिर हम लोग करेंगे। अगर कोई और सवाल है तो पूछ लीजिए, देन हम लोग एंड करेंगे स्ट्रीम। सर आपने हॉबी बहुत अच्छा लिया था। ओके, वेब सीरीज वॉचिंग मेरा हॉबी था। समटाइम आई फील वेरी डिप्रेस्ड, देन हाउ आई आउट थ्रू। या ये बहुत अच्छा सवाल है। देखो यार, डिप्रेशन जो है ना, ये पूरी जो तैयारी की प्रक्रिया है ना, 3-4 साल 5 साल 6 साल भी लग जाते हैं कई बार। और इतनी जब आपको टाइम लगेगा ना तो आप कहीं ना कहीं अंदर से डिमोटिवेट होगे। तो जब भी आप डिमोटिवेट हो रहे हो ना, ये मतलब आप ये मत सोचो कि आप हो रहे हो। जो यूपीएससी में क्वालिफाई कर रहे हैं ना, या फिर जो लोग बहुत अच्छे रैंक के साथ भी जा रहे हैं, वो भी प्रिपरेशन के फेज में लो फील करते हैं। तो लो और अप डाउन जो है ना वो फेज आते रहेंगे। बस अब जब आप लो फील कर रहे हो ना तो जो चीजें आपको रिलैक्स करती है मेंटली वो करो। जैसे अगर आप फैमिली के बात कर सकते हो, फ्रेंड से बात कर सकते हो, कहीं घूम कर आ सकते हो, मूवी देख सकते हो। अगर और कोई हॉबी हो तो उसको फॉलो करो, आप ब्रेक ले सकते हो छोटा सा। तो ये बहुत है, आपको एक्सपेक्ट मतलब जो है ना एक्सेप्ट कर लो इस चीज को कि इस तरीके के फेज आते रहेंगे लाइफ में, कि जहां पर आपको मतलब लगेगा कि यार मुझसे नहीं होगा। लाइक रिजल्ट से 2 दिन पहले मुझे लग रहा था यार शायद मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, तो मैं बहुत लग रहा था यार पता नहीं क्या होगा। तो जैसे मैं क्या करता था, मुझे कविताएं पढ़कर जो है ना बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है, तो मैं कविताएं पढ़ता हूँ। जैसे रामधारी सिंह दिनकर की एक लाइन है जो वो मैं शेयर करना चाहता हूँ, जो मैंने स्टेटस भी लगाया था अपने शायद एग्जाम से कुछ दिन पहले, मतलब रिजल्ट आने से पहले, जब मुझे लग रहा था कि शायद मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, क्या होगा। तो एक लाइन है जो मैं शेयर करता हूँ कि लेकिन नौका तट छोड़ चली, कुछ पता नहीं किस ओर चली, यह बीच नदी की धारा है, सुझता न कूल किनारा है, ले लील भले यह धार मुझे, लौटना नहीं स्वीकार मुझे। तो इस तरीके से आप अलग अलग चीजें कर सकते हैं, उससे आप अपने आप को मोटिवेट रख सकते हैं। सर हाउ टू मेक कंटिन्यूटी इन एवरीथिंग मींस रीडिंग न्यूज़पेपर एंड ऑल दैट। कंटिन्यूटी वही है, प्रैक्टिस से आएंगी, प्रैक्टिस से ही आती है। आप एक दिन में तो आप कंटिन्यू नहीं कर सकते ना चीजों को। सर इंटरव्यू में वेब सीरीज से क्वेश्चन पूछा गया था? नहीं नहीं यार, उधर नहीं पूछा था उन्होंने। हिंदी से इंटरव्यू दे तो ट्रांसलेटर आता है। देखो यार, वो लोग काफी अच्छी हिंदी बोलते हैं, तो मुझे तो ऐसा कोई समस्या नहीं है। हालांकि कुछ बोर्ड्स ने स्टूडेंट से, मेरे फ्रेंड से बात बोला था कि अगर आपको ट्रांसलेटर चाहिए तो हम अवेलेबल करा देंगे। सर आंसर राइटिंग कब से स्टार्ट करें? सबसे पहले आप अपना रीडिंग खत्म करें किसी भी सब्जेक्ट का, उसको पढ़ लें, अच्छे ढंग से रिवाइज करें, देन आंसर राइटिंग करें। हाउ टू प्रिपेयर फॉर आर्ट एंड कल्चर, एनी बेसिक क्लास नोट्स या फिर नितिन सिंघानिया की बुक। नितिन सिंघानिया की बुक थोड़ी मोटी है, इसलिए मैंने पढ़ा नहीं था, मैंने अपने क्लास नोट्स को कवर किया। लास्ट क्वेश्चन, दैनिक जागरण नेशनल एडिशन पढ़ सकते हैं इंडियन एक्सप्रेस? अगर नहीं पढ़ रहे हो इंडियन एक्सप्रेस, देन आपको और कोई ऑप्शन नहीं है, हिंदी मीडियम में वही है दैनिक जागरण नेशनल एडिशन। लेकिन देन आप कोई भी हो, दृष्टि या फिर ओनली आईएएस जैसे चैनल से करंट अफेयर कवर जरूर करो, क्योंकि आप हिंदी मीडियम से सारी चीजें कवर नहीं होती।
न्यूज़पेपर से, तो कोई जो अल्टरनेटिव सोर्स है उसको फॉलो करो। हाउ टू कवर करंट अफेयर्स, वही है, करंट अफेयर को कवर करने के लिए आपको न्यूज़पेपर प्लस एक मैगजीन। तो आई थिंक हो गया, थैंक यू ऑल। अब हम इसको सेशन को एंड करते हैं। एक सवाल है किसी का, सबसे पहले एनसीईआरटी, यार हर जगह एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी नहीं होता। कुछ सब्जेक्ट जैसे पॉलिटी है ना, आप बिना एनसीईआरटी पढ़े भी पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सर आप एनसीईआरटी पढ़े थे, कुछ सब्जेक्ट जैसे ज्योग्राफी में पढ़ा था, इकोनॉमी में पढ़ा था, हर जगह नहीं पढ़ा था। इन मेंस अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, हाँ कोशिश करो कि मेंस में सारे क्वेश्चन लिख सके। चलो ठीक है, थैंक यू ऑल, बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।